तो गाइज हम लोग आप लोग के लिए एक ऐसी मानवा की एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं जिसमें हमें रैग टू रिचेस की स्टोरी दिखाई जाएगी। किस तरह से एक लड़का जो बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करता था वो आगे निकलता है अपनी जिंदगी में एक चीट को पाने के बाद। तो वही चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है तो Summer's calling. चैप्टर की स्टार्टिंग में नरेटर हमें बताता है कि आखिरकार तुम्हारे लाइफ का पर्पस क्या है, क्या वो लव है या फिर सक्सेस। और अगर तुम यही दोनों चीज चूज करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बिल्कुल भी नहीं जानते कि आखिरकार असल में सक्सेस क्या होता है और डेस्परेशन क्या होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा होता है गेम का, और वो जो गेम रहती है वो बोल रही होती है कि ये एक ऐसी गेम है जहाँ से आप लोग अपने जिंदगी में एक किंग के पाथ को फॉलो करेंगे, और उस गेम का नाम होता है रॉयल रोड। लेकिन जो इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, ये लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि सच में ये जो गेम है मुझे अमीर बना देगी। और फिर उसके बाद वो अपने पॉकेट को चेक करता है जिसमें बिल्कुल भी उसके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर निराश होते हुए वो अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। वो घर में जैसे ही वापस आता है तो हम लोग देखते हैं उसके घर में एक बूढ़ी दादी उसका इंतजार कर रही होती है, और वो बोलती है कि ह्यून क्या तुम आ गए घर पे। तो जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि आप ऐसे नहीं उठिए, मैं जानता हूँ आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन है। तो जो उसकी दादी रहती है वो बोलती है कि क्या तुम जो काम करने गए थे वो सच में काम हो गया। फिर जो ह्यून रहता है वो तुरंत ही अपनी दादी माँ को दिखाता है एक ID कार्ड और बोलता है कि टड़ा, मैंने ये ID कार्ड बना लिया। तो जो उसकी दादी माँ रहती है उस ID कार्ड को देखते हुए बोलती है कि क्या सच में ये ID कार्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज है। तो वो बोलता है कि हाँ, अगर ये ID कार्ड मेरे पास रहेगा तो मैं कहीं भी आराम से काम कर सकता हूँ, और क्योंकि अब मैं एडल्ट बन चुका हूँ तो मुझे अब काम धंधा देखने की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ी देर बाद तुरंत ही जो ह्यून रहता है वो अपनी दादी माँ से पूछता है कि बाय द वे ये ह्यून कहाँ गई। तो जो उसकी दादी माँ रहती है वो बोलती है कि वो पता नहीं क्यों चली गई यहाँ से, और हो सकता है वो अपने जो पड़ोसी के हुडलम्स है उनके साथ होगी, क्या पता कहाँ है वो। तो जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि वो ठीक ही होगी, आखिरकार ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। तो जो उसकी दादी माँ रहती है वो बोलती है कि तुम उसके इकलौते भाई हो तो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि ठीक है, और फिर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पे वो अपने कंप्यूटर को चालू करता है और बोलता है कि अब मुझे एम्प्लॉयमेंट की तलाश करनी होगी और जहाँ भी जॉब है वहाँ पे मुझे उसे ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले एक लास्ट गेम मैं खेल लेता हूँ। और फिर उसके बाद वो वही वर्ल्ड ऑफ मैजिक गेम खेलने लग जाता है, और वो इस गेम में इतना ज्यादा समय तक खेल चुका होता है कि उसकी जो ID रहती है वो बहुत ही ज्यादा आगे हो चुकी होती है। तो इस चीज को देखते हुए वो सोचता है कि अब जब मैं जॉब करने वाला हूँ तो मुझे गेम खेलने का तो टाइम मिलेगा नहीं, इससे अच्छा है कि मैं ये जो अकाउंट है मेरा वो उसे बेच ही देता हूँ। और फिर वो ये चीज डिसाइड करते हुए अपने अकाउंट का ऑक्शन स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही हमारा जो मेन कैरेक्टर ह्यून रहता है वो ऑक्शन के लिए अपना अकाउंट डालता है तो जितने भी लोग वो गेम खेलने वाले रहते हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, हर जगह एकदम हड़कंप मच जाता है, क्योंकि जो हमारे मेन कैरेक्टर ह्यून रहता है उसका अकाउंट बहुत ही ज्यादा एकदम अमेजिंग होता है। उसके सारे जो स्टैट्स रहते हैं वो मैक्स रहते हैं, और उसके पास एक अजीब सा आर्मर भी रहता है जो कि सारे लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा होता है। सारे लोग के दिमाग में यही चल रहा होता है कि आखिरकार इस तरीके का अकाउंट कौन बेचता है यहाँ पे, मैं तो रहता तो कभी नहीं बेचता इस अकाउंट को। और फिर लगातार ह्यून के अकाउंट के लिए मारामारी होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ एक कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पे एक जो एम्प्लॉय रहता है वो मेल पढ़ता है उसी ऑक्शन का और बोलता है कि आखिरकार ये क्या है। और फिर जैसे ही उसे रियलाइज होता है वो तुरंत ही अपने बॉस को बुलाता है और बोलता है कि सर इधर आके देखिए, जो हमारे गेम का मेन एकदम सबसे बड़ा कैरेक्टर है वो अपनी ID को सेल कर रहा है। तो जो उसका बॉस रहता है वो देखता है इस चीज को और बोलता है कि क्या इसका मतलब वीड अपना अकाउंट बेच रहा है। तो बोलता है कि हाँ सर, हमारे जो गेम है वर्ल्ड ऑफ मैजिक उसका स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर अपना अकाउंट बेच रहा है। तो जो उसका बॉस रहता है वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग इसके अकाउंट पे बैट लगाएंगे और हम लोग किसी तरीके से इस अकाउंट को खरीद लेंगे दुगने दामों पे, और बाद में उसे 20 गुना दामों पे हम लोग बेचेंगे, इसलिए जल्द से जल्द किसी को भी हमारे सामने मत आने देना, इस अकाउंट को हम ही लोग खरीदेंगे। और फिर उसके जो बॉस रहता है उसका कुछ और ही दिमाग में आइडिया चल रहा होता है, वो इस ID को खरीद के बहुत ही बड़ा एक मार्केटिंग टेक्निक यूज करने वाला होता है। और फिर वो बोलता है कि जल्द से जल्द सारे जितने भी हमारे टॉप यूजर्स हैं उन सभी को इस ID के बारे में मेल भेजो और ट्राई करो कि वो लोग एक दूसरे से इस ऑक्शन में कम्पीट करें। और फिर ऐसा ही होता है, वो बोल देता है सारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं उसके अकाउंट में उन सभी को कि ऐसा एक अकाउंट बिक रहा होता है। और देखते देखते जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग, वो कंपटीशन में इस अकाउंट का बीड लगातार एकदम बढ़ाते जा रहे होते हैं। देखते देखते ये जो बीड रहता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। फिर अगला दिन हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर ह्यून रहता है वो सो रहा होता है, और तुरंत ही उसके फोन पे एक रिंग आती है और वो उस फोन को उठाता है और उस फोन की दूसरी तरफ से बोल रहा होता है एक आदमी की, हे मैं नाहिन हूँ, सिट्स मीडिया कॉर्प का मैनेजर
मैनेजर, मैं तुम्हें तुम्हारे अकाउंट से रिलेटेड बात बताना चाहता हूँ। हमने वो सारे जो पैसे थे तुमने ऑक्शन के द्वारा कमाए थे उसे तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, तो ये बताना जरूर कि आखिरकार तुम्हारे पैसे मिले कि नहीं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अच्छा वही अकाउंट, मैं तो वैसे भी खुश हो जाऊंगा कि अगर उसमें 30,000 वॉन भी मुझे मिल गए तो। फिर उसके बाद वो फोन पे पूछता है कि क्या वो सच में खत्म हो गया, आखिरकार मुझे कितना मिला। तो जो मैनेजर रहता है वो बताता है कि जो हाईएस्ट बीट गया था वो था 309 करोड़ वॉन। इतना ज्यादा अमाउंट सुनने के बाद जो हमारा ह्यून रहता है उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता अपने ऊपर, तो वो थोड़ा देर तक शांत रहता है और फिर उसके बाद उस फोन को एकदम काट देता है और बोलता है कि सच में मुझे बहुत ही ज्यादा हेट है इन सारे प्रैंक कॉलर से, ये लोग अपने आप को आखिरकार समझते क्या है। और फिर उसके बाद ह्यून जो रहता है अपने कंप्यूटर पे बैठ जाता है उस गेम को देखने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपने ऑक्शन को देखता है तो उसको अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं होता है। वो सच में देखता है कि जो उसका अकाउंट है वो 309 करोड़ वॉन में बिक चुका है। उसकी हाथें एकदम कांपने लग जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, उसका जो अकाउंट है वो इतना ज्यादा पैसों में कैसे बिक गया। वो सोचने लगता है कि ये जो पैसा है ये मेरी जिंदगी पूरा उलट पुलट कर सकता है, मेरी जिंदगी जो गरीबी में बीती हुई है वो पूरी तरीके से अब बदल सकती है। अब हम सभी को उस बेकार से घर में रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिसके अंदर पानी टपकता हो, यहाँ तक कि अब हम बस भी ले सकते हैं जब हमारे पैर दर्द करने लग जाए, चाहे जितना भी ज्यादा लगे जो हमारे पास। यहाँ तक कि अब मैं बाइक भी अफोर्ड कर सकता हूँ जिसमें गियर हो। अब हम मन चाह कुछ भी चीज खा सकते हैं, हमें शेयर करने की जरूरत भी नहीं है जैसे बाकी सारे लोग खाते हैं। और सबसे मेन बात, अब हमें बिल्कुल भी एम्बैरेस या फिर जेलस होने की जरूरत नहीं है किसी और से, क्योंकि हम लोग गरीब है, ना मुझे ना मेरी ग्रैंड माँ ना मेरी सिस्टर को। और फिर उसके बाद वो दोबारा से आ जाता है रियल जिंदगी में अपने होश में, और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है ह्यून, वो अपनी दादी माँ को एक बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। उसकी दादी माँ इस चीज से टेंशन में रहती है कि आखिरकार ह्यून कैसे इस चीज को अफोर्ड कर पा रहा है, लेकिन जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें जो है वो अब अच्छा ही होने वाली है। और फिर उसके बाद वो लिफाफा दे देता है ग्रैंड माँ को जिसमें 3 बिलियन वॉन्स को दिखाया गया था, और इस चीज को जैसे ही देखती है उसकी दादी माँ तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है और रोने लग जाती है और बोलती है कि अब तुम खुश रहो। और फिर इसी तरीके से इन दोनों के बीच में अच्छे अच्छे पल बिता रहे होते हैं, लेकिन उतनी ही देर में पीछे से कोई आ जाता है और बोलता है कि हे देखो कितना ज्यादा प्यारा नजारा है। और अपना जो मेन कैरेक्टर रहता है ह्यून, वो बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। पीछे हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी खड़ा रहता है और वो बोलता है कि हे ह्यून, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज मिली है जिससे सेलिब्रेट करने के नाते हमें मिलना चाहिए। तो फिर जैसे ही नोटिस करता है ह्यून कि आखिरकार ये कौन है, तो बोलता है कि तुम। तो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि अच्छा लगता है तुम मुझे पहचान गए है ना, बहुत समय से मैं तुमसे मिला नहीं हूँ ह्यून। फिर हमें बताया जाता है कि ये सारे लोग वही हैं जो कि कर्जा दिए हुए थे ह्यून की फैमिली को और बदले में बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे ह्यून को। तो फिर उसके बाद वो जो ह्यून रहता है वो बोलता है इनको देख के कि हे तुम आखिरकार यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो बोलता है कि अरे तुम स्टूपिड की तरह क्यों यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, तुम्हारे सारे जो कर्जा तुमने हमसे लिया हुआ था उसको चुकाने के लिए। तो जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं उसे चुका दूंगा, आखिरकार कितना चाहिए तुम्हें बोलो। तो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि क्या तुम बड़ों से रिस्पेक्ट करना भूल चुके हो, तुम हमारे लिए वैल्यूड क्लाइंट हो, लेकिन फिर भी अब तुम्हें 3 बिलियन वॉन का जो तुमने डेट लिया हुआ है उसे चुकाना होगा। तो जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि नो वे, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे डैड ने तो तुमसे सिर्फ 100 मिलियन वॉन लिए थे। तो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि अब 8 साल उस चीज को हो गए हैं, क्या तुम्हें एक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता जिसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। 8 साल में इंटरेस्ट लगते लगते अब 3 बिलियन वॉन्स हो चुके हो वो। तो जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि ये चीज मेरे साथ बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर दूंगा नहीं तो। जो आदमी रहता है वो बोलता है कि ठीक है तुम ऐसा ही करो, तुम्हें क्या लगता है कि कॉप तुम्हारी साइड लेंगे। और ये सारी बहसबाजी इन दोनों के बीच में चली रही होती है कि उतनी देर में इन सभी का जो बॉस रहता है वो उस आदमी को शांत करवाता है और बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, सारी जो सिचुएशन है इस बच्चे को समझाओ, ठीक है, वरना दोनों एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो टाइम वेस्ट ही होगा। तो फिर उसके बाद वो आदमी जो रहता है लाल सूट वाला वो बोलता है कि ठीक है सर मैं ऐसा ही करता हूँ। और फिर उसके बाद वो लाल सूट वाला आदमी ह्यून को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि उसके डैड ने साइन किया था। उसमें लिखा हुआ था कि वो 50% इंटरेस्ट देंगे ईयरली और उसके साथ साथ ऑपरेशन फीस भी देंगे। और अब तुम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ ये सारी चीजों को कैलकुलेट करोगे तो 8 साल में निकल के आएगा 3 बिलियन वॉल। अगर तुम्हें मेरे पे बिल्कुल भी रिएक्ट करते हुए विश्वास नहीं है तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को खुद से देख सकते हो और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें पूरा का पूरा पैसे को चुका देना चाहिए, क्योंकि तुम अब झूठ भी नहीं बोल सकते कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे ऑक्शन के बारे में जानता हूँ। तो जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि अगर मैं रिफ्यूज कर दूं तो वो आदमी बोलता है रिफ्यूज, ये तो तुम्हारे ऊपर है, ये तो हमारे ऊपर भी होगा कि आखिरकार हम लोग किस तरीके से तुमसे ये वसूलते हैं, क्योंकि हमारी जीविका है तो हम लोग कल से फिर से आएंगे तुम्हारे पास, और जितना देरी तुम अब लगाओगे इस चीज को पे करने में उतना ही डेट तुम्हारे ऊपर बढ़ता रहेगा। और वैसे भी मैंने सुना था कि तुम्हारे पास तुम्हारी एक बहन भी है ना, और तुम्हें इतना तो ये चीज पता रहना चाहिए कि हम लोग सारी जो चीजें होती है वो लीगल करते नहीं है। और जैसे ही ये चीज सुनता है ह्यून तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और उतनी ही देर में जो ह्यून की बहन रहती
रहती है हे यून वहाँ पे आ जाती है तेजी से दौड़ते हुए अपनी ग्रैंड माँ को देखने के लिए। और जो ह्यून रहता है वो उसे बोलता है कि हे यून तुम क्या कर रही हो, इधर मत आओ। लेकिन उतना देर में वो जो उसकी बहन रहती है वो वहाँ पे आ जाती है और ये जो लाल सूट वाला आदमी रहता है वो बोलता है कि हे हेलो, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, हमारे क्लाइंट्स के लिए तुम सच में बहुत ही बड़ी एकदम पॉपुलर क्लाइंट बनोगी। और इसी तरीके से वो प्रेशर देना शुरू कर देते हैं ह्यून को। तो जो ह्यून रहता है वो फाइनली बोलता है कि ठीक है मैं सारे के सारे जो पैसा है तुम्हें चुका दूंगा, लेकिन इसके बाद अगर तुमने मेरे फैमिली को फिर से परेशान करने की कोशिश की तो फिर पूरा अलग ही स्टोरी में बना दूंगा, ठीक है। तो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं तो बस पैसे ही चाहता हूँ तुमसे। और फिर उसके बाद जो ह्यून रहता है वो ना चाहते हुए भी सारी की सारी जो पैसे रहते हैं वो उस आदमी को दे देता है। फिर जाते जाते जो वो आदमी रहता है वो बोलता है कि ये रहा तुम्हारा 9000 वॉन चेंज, हम लोग जितना भी बिजनेस करते हैं वो एकदम अच्छे से करते हैं, क्योंकि 9000 एक्स्ट्रा आ रहे थे हमारे पास इसलिए हमने वो तुम्हें वापस कर दिया है, तुम्हारे साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। और फिर उसके बाद सारे के सारे जो पैसे थे ह्यून से लेने के बाद वो सारे लोग जाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि तुम ऑनलाइन ये सारे पैसे जीत के बच जाओगे हमारे सामने से। आज के टाइम पे ऑनलाइन कोई भी प्राइवेसी बची नहीं है, इसलिए हमें तुरंत ही पता चल जाता है। और फिर उसके बाद वो लाल सूट वाला जो आदमी रहता है वो अपने बॉस के सामने बोलता है कि अब हमारा यहाँ पे काम खत्म हो चुका है बॉस, अब हमें चलना चाहिए। और फिर वो सारे लोग वहां से जाने लग जाते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले जो ह्यून रहता है वो उन लोग को बोलता है कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर इस चीज को सुनने के बाद वो जो गुंडा रहता है वो बोलता है कि हाँ क्या कहना चाहते हो आखिरकार तुम। तो जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सारी चीजें जो भी तुमने हमारे साथ की है वो सारी चीजें मैं वसूल लूंगा, मैंने तुम्हारे एक एक पाई को वसूल कर दिया है। अब इतने सालों तक जितना भी तुमने हमें प्रताड़ित किया है एक दिन ऐसा आएगा जब सारी चीजें मैं तुम्हें वापस करूंगा। तो इस चीज को सुनने के बाद वो जो लाल सूट वाला बदमाश रहता है वो बोलता है कि तू आखिरकार अपने आप को समझता क्या है, तूने बस हमारे सारे के सारे पैसे वापस कर दिए तो क्या समझ रहा है तू अपने आप को कि अब इसका कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होगा। लेकिन जो उसका बॉस रहता है वो तुरंत ही उसे शांत करवाता है और बोलता है कि हे बिल्कुल भी अब बकवास मत करो, ये पूरा वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा, इसलिए हमें यहाँ से अब जाना चाहिए। तो जो आदमी रहता है बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रहा होता है यहाँ से, लेकिन जो उसका बॉस रहता है वो बोलता है कि तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे क्या, ये एकदम डिसरिस्पेक्टफुल होगा कि हम लोग हॉस्पिटल में इतना बखेड़ा खड़ा करें, ठीक है, तो हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। और फिर उसके बाद वो जो उनका बॉस रहता है वो आता ही उनके सामने और बोलता है कि तुम सच में अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझते हो लड़के, मेरा नाम है जिन सब और मैं तुमसे एक बैट लगाना चाहता हूँ। तो जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि किस तरीके का बैट। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे एक बैट लगाता हूँ कि तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है उसको लेते हुए क्या तुम रियल जिंदगी में पैसे कमा भी पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें 5 साल दे रहा हूँ, 5 साल के अंदर तुम फिर से मुझे 3 बिलियन वॉन कमा के दिखाओ, और अगर तुम ऐसा सच में कर लेते हो तो एक दिन क्या पता मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊं। और ये सारी चीजें अब तुम पे है कि तुम ये चीज करना चाहते हो कि नहीं। और फिर इस चीज को बोलते हुए वो जो बदमाश रहता है मेन बॉस इन सभी का वो वहां से अपने सारे लड़कों को लेके चला जाता है। और जो ह्यून रहता है उसके दिमाग में यही चीज घूम रही होती है कि 5 साल, मेरे पास 5 साल है 3 बिलियन वॉन फिर से कमाने के लिए, क्या मैं सच में वो दोबारा से बना सकता हूँ, मैंने जो इतना पैसा कमाया था क्या वो फिर से वापस मेरे पास आ सकता है। और इसी चीज में वो डूब जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वापस से सारे जो लोग रहते हैं अपने पुराने ही घर में आ चुके होते हैं, क्योंकि अब इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हुए होते हैं। और ह्यून जो रहता है फिर से अपना वही सारा डेली शेड्यूल स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि अब मुझे फिर से सारी चीजों को करने के लिए अब टाइम मिल गया है, मैं एक एक चीज को फॉलो करूंगा जिसकी वजह से मैं फिर से पैसे कमा पाऊंगा, मैंने एक बार ऐसा कर दिया है तो इसका मतलब है मैं दोबारा भी वैसा कर सकता हूँ। और फिर वो लग जाता है अपने आप को ग्राइंड करने के लिए और वो बहुत सारी क्लासेस लेना शुरू कर देता है अपने आप को ट्रेन करने के लिए। वो मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लेने लग जाता है, रनिंग करने लग जाता है अपने आप को फिट करने के लिए। और फिर वो तैयार हो जाता है उसी गेम को खोलने के लिए जो होता है रॉयल रोड, जिसने कहा था कि वो लोगों की जिंदगी बदल के रख देगा। और वो बोलता है कि कुछ लोगों के लिए जो गेम है वो एंटरटेनमेंट का साधन हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं। और फिर इसी चीज को याद करते करते वो लगातार ट्रेन कर रहा होता है और वो बोलता है अपने मन में भागते भागते कि उस दिन के बाद से मैंने अपने आप को हर एक चीज जो रियल जिंदगी में होने वाली है उसके लिए प्रिपेयर किया है और कल के बाद से मैं उस चीज सब चीज के लिए तैयार हूँ। और फिर उतनी देर में हम लोग देखते हैं कि वो रनिंग करते करते उसके सामने एक कार आती है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर ह्यून रहता है वो बहुत ही शानदार तरीके से एक्रोबैटिक्स यूज करता है और उस चलती हुई कार को छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी खरोच नहीं आता है और वो एकदम स्टाइल में लैंड करता है जमीन पे। जिस चीज को देखने के बाद हम लोग इतना समझ सकते हैं कि जो ह्यून है उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा एकदम ट्रेन कर लिया है और अब वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्रोबैटिक्स यूज कर सकता है। और फिर ये चीज को देख के जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि चलो अब ऐसा लगता है कि मैं रेडी हो चुका हूँ, मैं रेडी हूँ उस गेम के अंदर पैसे कमाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं वही पुराना घर ह्यून का, जहाँ पे उसने अब मैकेनिक्स को बुला लिया होता है पूरा का पूरा सेटअप लगाने के लिए उस गेम का। और वो जो मैकेनिक्स रहता है वो उस सेटअप को लगाते हुए बोलते हैं ह्यून को कि सारी चीजें हमने इंस्टॉल कर दी है और सारी चीजें एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही है और सिस्टम से हमने सर्वर को कनेक्ट कर दिया है और जैसे तुम अंदर इसको यूज करोगे तो वैसे ये चलना शुरू हो जाएगा और बाकी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैनुअल में लिखी हुई है, तो तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो ह्यून रहता है उन्हें थैंक्स कहता है और फिर सारे जो मैकेनिक रहता है वो चले जाते हैं। फिर जो ह्यून रहता है उस गेम को खेलने के लिए एक मैनुअल निकालता है और उसे पढ़ने की तैयारी करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अब शुरुआत है उस चीज का, मेरी दूसरी जिंदगी का। इसे ही कहते हैं वो कैप्सूल, जिससे हम लोग वर्ल्ड का नंबर 1 वर्चुअल रियलिटी गेम रॉयल रोड को खेल सकते हैं। और मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे लोग 1 करोड़ वॉन इस ऐसे गेम को खेलने के लिए खर्च कर सकते
सकते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, अब जैसा हमने सोचा था मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें जा रही है, अब मुझे इस चीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और फिर वो ये सारी चीजों को सोचने के बाद बैठ जाता है उसी कैप्सूल के अंदर उस गेम को खोलने के लिए। और फिर जैसे ही वो VR हेडसेट को पहनता है तो जो गेम का प्रोग्राम रहता है उसे बोलता है कि वेलकम ह्यूनली, क्या तुम अब इस गेम के अंदर एंटर करना चाहते हो? तो जो ह्यूनली रहता है वो बोलता है कि हियर वी गो, और फिर वो सीधा गेम के अंदर एंटर कर जाता है। और जैसे ही वो गेम के अंदर आता है तो वो एक दूसरी दुनिया में अपने आप को पाता है और बोलता है कि चलो, इसका मतलब यही है रॉयल रोड। और हमें एक जगह दिखाया जाता है जो कि बहुत ही पुरानी लग रही होती है समय के हिसाब से, और पूरा का पूरा जो गेम का सेटअप रहता है ऐसा लग रहा होता है कि एक रोल प्लेइंग टाइप का है। और हमारा जो कैरेक्टर है उसे अब 0 से स्टार्ट करना होगा अपने आप को। लेकिन हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि गेम स्टार्ट करने से पहले किस तरीके से जो ह्यून है उसने सेटिंग्स अपने कैरेक्टर की रखी थी। जो सिस्टम रहता है ह्यून से पूछता है कि तुम पहले अपना एक निकनेम सेट करो, तो वो दोबारा से वही अपना जो फेमस निकनेम रहता है विड उसे ही सिलेक्ट करता है। फिर जो सिस्टम रहता है दोबारा से उससे पूछता है कि हमारे जो गेम है उसके अंदर 49 डिफरेंट रेसेस है, तुम लोग स्टार्टिंग में 29 इनिशियल रेसेस को सिलेक्ट कर सकते हो, तो क्या तुम बनना चाहते हो? तो जो ह्यून था वो ह्यूमन ही सिलेक्ट करता है। फिर ये सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद जो सिस्टम रहता है दोबारा से पूछता है ह्यून से आखिरकार तुम कौन सा किंगडम या सिटी सिलेक्ट करना चाहोगे तुम्हारे होम बेस के हिसाब से। फिर बहुत सारी सिलेक्शन देता है सिस्टम उसको, लेकिन जो हमारा ह्यून रहता है वो रोजियम किंगडम को सिलेक्ट करता है। और यही सारी चीजें करने के बाद जो ह्यून रहता है वो इस एरिया में आ चुका होता है जो कि रोजियन किंगडम का होता है। फिर इस मार्केट में आने के बाद जो ह्यून रहता है वो इधर उधर देखने लग जाता है कि आखिरकार ये जगह कैसी है और मुझे कैसे यहाँ पे सर्वाइव करना है। और फिर उसके बाद वो अपने आप को एकदम प्रिपेयर करने लग जाता है उसके फर्स्ट जॉब के लिए, और थोड़ा बहुत मुक्के लातों की प्रैक्टिस करने लग जाता है बीच बाजार में ही। और सारे लोग जैसे ही देखते हैं इस चीज को तो वो बात करने लग जाते हैं ह्यून के बारे में और बोलते हैं कि आखिरकार इस आदमी के साथ गलत है क्या, ये एक वर्चुअल रियलिटी है, मुझे लगता है कि ये नया नया इस गेम में आया है और इसलिए बहुत ही ज्यादा नूब वाली हरकतें कर रहा है। और इसी तरीके से सारे जो लोग रहते हैं उसकी एकदम बेइज्जती करने लग जाते हैं। तो इस चीज को देखने के बाद जो ह्यून रहता है वो शर्माने लग जाता है और बोलता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया। और फिर वो इस चीज को बोलते हुए वहां से शर्माते हुए भाग जाता है। फिर एक जगह आने के बाद जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि चलो, अब मुझे विश्वास है कि मुझे कहाँ जाना है मुझे पता है। और फिर वो चलना शुरू करता है और एक जगह आके रुकता है। और उस जगह को देखते हुए ह्यून बोलता है कि बिगनर्स गाइड के हिसाब से यही बेस्ट जगह है जहाँ पे मुझे अपना जो स्टैट्स है उसको रेस करने के लिए टाइम मिलेगा। मैं तरह तरह की क्वेस्ट कंप्लीट कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरा लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। और ये सारी बातें वो सोच ही रहा होता है कि उतनी ही देर में उसी जगह में से कुछ लोग बाहर निकलते हुए आते हैं और अपने में ही बात कर रहे होते हैं कि ये सच में वेस्ट ऑफ टाइम है, कैसे मैं यहाँ पे इतना बकवास की बातें करते रहूंगा, मेरे को डायरेक्टली क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए जाना चाहिए। और सारे लोग उससे एग्री कर रहे होते हैं। उतनी देर में वो लोग ह्यून से टकराते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें देखते ही तुम एक बिगनर हो यहाँ पे, है ना, और तुम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि जो बिगनर गाइड है उसने ही बताया था कि तुम यहाँ पे आके अपने आप को क्वेस्ट दे सकते हो जिससे तुम लेवल अप कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट करो हमारा, ये सच में एक वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जो ह्यून था वो सारी बातें को सुनने के बाद बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वेस्ट ऑफ टाइम? तो जो एक आदमी रहता है वो बोलता है कि मुझे इससे समझाने दो, मेरा नाम है प्लूटो और मैं यहाँ पे आया था ताकि मुझे एक क्वेस्ट मिल सके। तो जो ह्यून था उसे बोलता है अच्छा हाँ हेलो। और फिर वो बताना शुरू करता है कि अगर तुम यहाँ पे अपने जो स्टैट्स है उसको रेज करोगे तो ये सच में तुम्हें आगे चल के बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, लेकिन एक समय जब तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे चले जाओगे तब बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा तुम्हें लेवल अप करना। सो ज्यादा से ज्यादा जो लोग रहते हैं बिगनर गाइड को पढ़ने के बाद यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और ये सच में बहुत ही ज्यादा एथिकल नहीं है, क्योंकि अगर तुम अपने आप को सुला भी नहीं पाओगे और अगर तुम लोग बिना सोए भी मेहनत करते रहे और किसी तरीके से उस स्केयर क्रो को 10 घंटों तक भी मारते रहे, फिर भी तुम्हारे जो हेल्थ में इंक्रीज आएगा और स्ट्रेंथ में इंक्रीज आएगा वो सिर्फ एक ही होगा, जो कि तुम्हारे उतना टाइम इन्वेस्ट करने वाले को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करता है। और जितने भी ह्यूमन बीइंग है नॉर्मल, उन लोग के लिए ये चीज कंप्लीट करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। और इस सारी बातों को सुनने के बाद जो अगल बगल में लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा एकदम बकवास है, ये सच में बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए इनको इस चीज को गेम में से हटा देने चाहिए। लेकिन फिर भी जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है? तो जो आदमी रहता है समझाता है उसे कि क्या तुम ट्राई करके ये चीज देखना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइजेस करने से लोग हेल्दी होते हैं और उनकी वेट कम होती है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। तो जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि तुम मुझसे चैलेंज लगाना चाहोगे अगर मैं ये चीज करने में सफल हो जाता हूँ तो इस चीज को सुनने के बाद वो जो सारे लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि सच में बेवकूफ है, क्या तुम सच में 10 घंटे तक लगातार उस स्केयर क्रो को मारना चाहोगे अपने लेवल अप को करने के लिए? तुम सच में थक जाओगे जल्दी। लेकिन जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ ये 10 घंटे व्यतीत करने के बाद मैं अपना एक स्टैट पॉइंट अप कर सकता हूँ, और अगर मैं दिन में 20 घंटे इस पे काम करूँ तो फिर मैं 20 दिन बाद 40 स्टैट्स अप कर पाऊंगा अपने। और इतना ज्यादा कैलकुलेशन देखने के बाद वो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि हाँ तुम सच में फनी हो, लेकिन मैं तुमसे कोई भी बेट्स नहीं करना चाहता, लेकिन तुम यहाँ पे नए हो तो इसलिए एक चीज मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए जरूर दे सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो जो प्लूटो रहता है वो अपने इन्वेंट्री में से कुछ चीज निकाल के देने के लिए तैयार हो जाता है ह्यून को। और फिर थोड़ा देर बाद ढूंढने के वो उसे एक ब्रेड मिलता है जो कि वो ह्यून को दे देता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ एक ब्रेड ही है, लेकिन इस गेम के अंदर तुम जल्दी भूखे हो जाओगे जो तुम्हें ये हेल्प करेगा सर्वाइव करने के लिए। और जो ह्यून रहता है वो इस चीज को लेने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है
होता है और बोलता है कि थैंक यू तुम्हारी इस हेल्प के लिए। और फिर वो सारे जो लोग रहते हैं वहां से ह्यून को छोड़ के चले जाते हैं। और फिर जो ह्यून रहता है वो दूसरी तरफ बढ़ जाता है उसी जगह पे जाने के लिए, अपने आप को ग्राइंड करने के लिए, और मन में सोच रहा होता है कि यहाँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा इजी चीज है ग्राइंड करना, और मुझे ग्राइंड करना सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो मुझे एकदम शांति देता है अपने मन में। और फिर उसके बाद वो चला जाता है अंदर उसी स्केयरक्रो को लगातार मारने के लिए, जिससे उसका जो स्टैट पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। और वो लगातार एकदम मारने लग जाता है उस स्केयरक्रो को। उसके अंदर इतने समय से जितना भी गुस्सा भरा हुआ था वो स्केयरक्रो के ऊपर ही उतार रहा होता है। जितना भी उसे डेटर्स ने परेशान किया था, जितनी भी उसके जिंदगी में कठिनाई थी, वो सारे गुस्से उस स्केयरक्रो पे उतार रहा होता है। और वो दिन रात एक कर देता है और लगातार उस स्केयरक्रो पे अटैक किए ही जा रहा होता है। और सारे जो लोग रहते हैं आसपास जितने भी आते हैं वो इस चीज को देखते हैं तो वो शॉक्ड होते हैं कि आखिरकार ये आदमी है तो है कौन, क्योंकि उसका कुछ निजी दुश्मनी लगता है मुझे स्केयरक्रो से। और इसी तरीके से कुछ समय तक वो टाइम वेस्ट करते रहता है और वो अपने स्टैट्स को चेक कर रहा होता है जो कि ज्यादा नहीं बढ़े हुए होते हैं। तो वो बोलता है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा एकदम टाइम ले रहा है, क्या मुझे यहीं पे टाइम वेस्ट करना चाहिए स्केयरक्रो में, लेकिन यार मुझे बैट भी कंप्लीट करना है। और उतनी देर में उसे एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और वो स्मेल का पीछा करते हुए देखता है कि यहाँ पे एक आदमी है जो खाना खा रहा होता है। और उस स्मेल का पीछा करते हुए जो ह्यून रहता है उस आदमी के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि हे हेलो इंस्ट्रक्टर। तो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम कौन हो, वैसे जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारा नाम विड है, तो क्या तुम मेरे पास कुछ चीज के लिए आए हो क्या। तो जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आप अकेले अकेले खाना खा रहे हैं, तो क्या मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। तो जो आदमी रहता है वो समझ जाता है कि जो ह्यून है वो भूखा है और वो बोलता है कि ठीक है तुम मेरे बगल में बैठ जाओ। तो जो ह्यून रहता है वो इस चीज को सुनने के बाद खुश हो जाता है और बोलता है कि आपने मुझे इतना रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बैठा ही लिया है तो फिर मैं आपके इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और फिर जो ह्यून रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम स्वादिष्ट सैंडविच खाना शुरू कर देता है और वो एकदम रो रहा होता है अपने मन में कि इतनी स्वादिष्ट सैंडविच मैं बहुत समय बाद खा रहा हूँ। और वो इस तरीके से खा ही रहा होता है कि उतनी देर में वो जो आदमी रहता है बगल में वो पूछता है कि विड मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। तो जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि मेरे लिए क्वेश्चन, अच्छा ठीक है पूछो क्या है। तो वो आदमी पूछता है कि तुम आखिरकार स्कल्पचिंग के बारे में क्या सोचते हो। तो जो ह्यून रहता है उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि आखिरकार ये स्कल्पिंग होता क्या है। तो फिर वो उस आदमी को बोलता है कि स्कल्पिंग यानी आप वो कह रहे हैं जो कि मूर्ति वगैरह बनाते हैं उसे ही। तो इस चीज को सुनने के बाद वो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि हाँ हाँ एकदम मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। तो मन में जो ह्यून रहता है सोचने लग जाता है कि मैंने तो सुना था कि जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं स्वॉर्ड स्किल के बारे में जानने के बाद, लेकिन ये आदमी मेरे से स्कल्पिंग के बारे में क्यों पूछ रहा है। फिर अचानक से ह्यून के मन में एक ध्यान आता है कि क्या कहीं ये क्वेस्ट तो नहीं है, और मेरे हिसाब से जो मैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा वो मेरे क्वेस्ट के कंप्लीशन में आगे बढ़ेगा। और इस चीज को ध्यान रखने के बाद जो ह्यून रहता है वो बोल डालता है कि अरे नहीं नहीं आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वैसा बकवास सा स्कल्पिंग करके मेरा क्या फायदा होगा, मैं तो एकदम स्वॉर्ड चलाने वाला आदमी हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और वैसे भी टाइम वेस्ट करके स्कल्पिंग में मेरा कुछ नहीं होने वाला। इस चीज को बोलने के बाद जो ह्यून रहता है वो थोड़ा एकदम नर्वस रहता है कि आखिरकार यहाँ पे उसका आदमी का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन वो जो आदमी था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तालियां बजाना शुरू कर देता है और बोलता है कि अमेजिंग, मुझे लगा ही था कि तुम एक हार्ड वर्किंग स्वॉर्ड्समैन होगे। और फिर इस चीज को सुनने के बाद जो ह्यून रहता है वो भी एकदम बढ़ चढ़ के बोलने लग जाता है कि हाँ हाँ मैं एकदम हार्ड वर्किंग स्वॉर्डमैन हूँ, आखिरकार मैं ऐसे बकवास चीजों में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा। लेकिन मन में जो ह्यून रहता है वो सोचता है कि अरे बाप रे बच गया, मुझे लगा था कि अगर मैं सेकंड जवाब देता तो कहीं मैं फंस जाता इसमें। लेकिन फिर जो ह्यून रहता है वो पूछता है उस आदमी से कि आखिरकार तुम क्यों जानना चाहते थे स्कल्पिंग के बारे में। तो वो आदमी था वो बोलता है कि अभी आजकल इस एरिया में रूमर चल रहा है कि एक मास्टर स्कल्पर जो है वो मूनलाइट बनाने के काबिल है। तो इस चीज को सुनने के बाद जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि क्या मूनलाइट, यार तुम पागल तो नहीं हो, मूनलाइट बनाना इतना आसान थोड़ी ना है, कोई भी स्कल्पर ऐसा कर नहीं सकता। तो फिर वो जो आदमी था वो बोलता है कि हाँ ये सुनने में तो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता, लेकिन जो आदमी था जिसने मुझे इसके बारे में बताया वो एक कासल नाइट था मिलेनियम, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत इस पे विश्वास होने लग गया था और इसी वजह से मैंने ये जो क्वेश्चन था वो तुमसे पूछा था और मैं चाहता हूँ कि इस चीज पे तुम थोड़ा बहुत खोजबीन करो, इसलिए मैं तुम्हें ये क्वेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। ये सारी बातें होने के बाद जो ह्यून था उसके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाता है जिसपे उसका जो क्वेस्ट रहता है उसकी डिटेल्स लिखी रहती है। उसे इस रूमर जो फैल रहा है एक मूनलाइट स्कल्पर के बारे में उसके बारे में पता करना होता है और इसकी डिफिकल्टी जो होती है वो सबसे कम यानी कि ई होती है। फिर इस चीज को मिलने के बाद जो ह्यून रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे लगा था कि मैं बिना खाए मारा जाऊंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस मिशन की डिफिकल्टीज बहुत ही लो है जिसकी वजह से इसे पार करना आसानी होगा मेरे हिसाब से। लेकिन ह्यून को थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कंडीशन दी गई थी इस मिशन से रिलेटेड कि उन्हें एक रैपोर्ट विद इंस्ट्रक्टर ये चाहिए, उससे थोड़ा बहुत एकदम शक हो रहा होता है। लेकिन फिर भी वो बोलता है उस आदमी को कि ठीक है, अब जैसा कि मुझे इस रूमर्स पे भरोसा तो नहीं है लेकिन तुम बोल रहे हो तो मैं इसको देखूंगा थोड़ा बहुत। फिर वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। इस चीज को सुनने के बाद वो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि मुझे सच में सुन के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई इसके बारे में, और वो फिर थोड़ा बहुत एडवांस पेमेंट कर देता है जो
कि होते हैं 2 सिल्वर कॉइन्स। फिर हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत एकदम इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे यहाँ मनी का सिस्टम चलता है। जो 2 सिल्वर कॉइन्स होते हैं वो 20 ब्रोंज कॉइन्स के बराबर होते हैं, और जो 20 ब्रोंज कॉइन्स होते हैं वो 66 ब्रेड्स ला सकते हैं। तो इसके हिसाब से अभी खाने की चिंता बिल्कुल भी नहीं होने वाली है ह्यून को। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ह्यून रहता है वो एक शॉप में घुस जाता है, और जैसे ही वो शॉप में घुसता है तो जो उसका मालिक रहता है वो बोलता है कि हेलो वेलकम टू, लेकिन जैसे ही वो ह्यून को देखता है तो वो एकदम अपना रिएक्शन चेंज कर लेता है और बोलता है कि हे आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो ह्यून था वो बोलता है कि अरे हेलो, मुझे बस आपसे कुछ सवाल पूछने थे। लेकिन वो जो आदमी था तुरंत ही इंटरेस्ट नहीं शो करता है और बोलता है कि मैं अभी बिजी हूँ, तो कृपया करके कभी और आना। तो इस चीज को देखने के बाद जो ह्यून था वो बोलता है कि क्या ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, ये आदमी तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानने वाला। और फिर वो बगल में पड़ा हुआ ही उसके शॉप में एक जो स्कल्पिंग रहता है उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है और बोलता है कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आखिरकार इसे किसने बनाया है। और वो थोड़ी बहुत तारीफ करता है तो जो मालिक रहता है वो भी इंटरेस्ट लेने लग जाता है इस बात पे, और बोलता है कि हे मुझे पता नहीं था कि तुम्हें स्कल्पिंग में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मेरे बगल में तुम आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें इसके पीछे की स्टोरी सुनाऊंगा। फिर बातचीत चलते हुए जो ह्यून रहता है वो अगल बगल पड़े स्कल्पर्स को देख रहा होता है, और उन सभी के रेट्स देखने के बाद वो थोड़ा बहुत एकदम इंटरेस्ट लूज कर रहा होता है स्कल्पिंग से रिलेटेड। वो बोल रहा होता है कि अच्छा है कि मैंने स्कल्पिंग नहीं सीखी, वैसे भी इसे सीख के कोई फायदा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे सीख के बहुत ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। फिर बातों में जो ह्यून रहता है वो पूछ डालता है उस मालिक से कि वैसे मैंने यहाँ पे एक स्कल्पिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जनरेट किया था, मैंने रूमर सुना है कि जो मूनलाइट स्कल्पर है वो आने वाला है। तो इस चीज को सुनने के बाद वो जो आदमी था वो बोलता है कि वो लेजेंड, वैसे ये हमारे बीच में स्कल्पर्स के बीच में ही थोड़ा फेमस है, और रॉयल हाउस के जो गेस्ट हैं उन्होंने ही इसके बारे में बताया। फिर ये बात जैसे ही कंफर्म होती है तो सामने जो क्वेस्ट का कंप्लीशन का एक नोटिफिकेशन रहता है वो आ जाता है ह्यून के, और उसमें लिखा रहता है कि तुमने रूमर्स को एकदम कंफर्म कर दिया है, जिसकी वजह से तुम अब जाके इंस्ट्रक्टर से पैसे ले सकते हो। इस चीज को देखने के बाद जो ह्यून था वो खुश हो जाता है और बोलता है कि सच में बहुत ही ज्यादा इजी मिशन में से एक था। फिर इस चीज को देखने के बाद जो ह्यून था वो बोलता है कि लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन उसे तुरंत ही वो जो मालिक था वो रोक लेता है और बोलता है कि 1 मिनट रुकना। और फिर जैसे ही ह्यून वहाँ पे रुकता है तो वो जो मालिक था वो बोलता है कि मैंने इसके रूमर्स तो सुने हैं, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं जान पाया कि आखिरकार वो मूनलाइट को सच में कैसे स्कल्प कर दिया, और मुझे लगता है कि ये बात सच्ची है भी कि झूठी नहीं। तो इस चीज को सुन के जो ह्यून था वो मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि अब सब क्वेस्ट मुझे मिलने वाला है। और ऐसा ही होता है, क्योंकि वो जो आदमी था वो क्वेस्ट दे देता है ह्यून को कि अब वो उसको पता करे कि आखिरकार कैसे किसी आदमी ने मूनलाइट स्कल्पिंग कर ली, और अब रिलेशन पता करना होता है यहाँ क्वीन जो रहती है इस एरिया की और मूनलाइट स्कल्पर के बीच में ह्यून को। इस चीज को देखने के बाद जो ह्यून रहता है वो बहुत सारी चीजें एकदम सोचता है, और फिर फाइनली जो रहता है अपने मन में एक्सेप्ट कर लेता है इस क्वेस्ट को। फिर कुछ समय बीतता है, जो ह्यून रहता है वो फाइनली एक अनजान जगह पे पहुंच जाता है, और वहाँ पे लोगों से पूछताछ करके एक लेडी के घर पे पहुंचता है, जहाँ पे वो लेडी जैसी देखती है ह्यून को तो वो बोलती है कि तुमने आखिरकार मुझे खोज कैसे लिया। तो जो ह्यून था वो बोलता है कि मैंने जैसा लोगों से सुना था कि एक हैंडमेडन जो होती है क्वीन एलिन की वो यहीं पे रहती है, तो मुझे आपसे मिलकर सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। फिर वो जो लेडी थी वो बोलती है कि क्वीन एलिन, उसके बारे में सुने हुए सच में बहुत ही समय बीत चुका है, आखिरकार वो अब कैसी है मुझे तो ये तक याद नहीं है। फिर तुरंत ही वो जो लेडी थी वो बोलती है कि तो आखिरकार तुम चाहते क्या हो, तुम मूनलाइट स्कल्पर के बारे में जानना चाहते हो। तो इस चीज को सुन के जो ह्यून था वो बोलता है कि हाँ एकदम वही। तो वो जो लेडी थी वो बोलती है कि हाँ, लेकिन तुमको मैं बता के आखिरकार फायदा क्या होगा मेरा। इस चीज को जैसे ही सुनता है ह्यून तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब वो क्या करे। उसने तो सोचा ही नहीं था कि कोई काउंटर क्वेश्चन भी कर सकता है, जिसकी वजह से वो एकदम हार मानने के लिए तैयारी होता है, और वो बोल डालता है लेडी को कि ठीक है, अगर आप बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। तो जो लेडी थी वो बोलती है कि थैंक यू, तुम मेरा मतलब यहाँ पे समझे, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और फिर तुरंत ही जो ह्यून था वो नोटिस करता है कि जो लेडी है इसके पीठ पे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। तो जो ह्यून था वो बोलता है कि आपको इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, लाइए मैं आपका मसाज कर देता हूँ। और फिर उसके बाद इनका मसाज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो जो लेडी थी वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम आराम फील करती है। जो ह्यून था वो मसाज देते हुए सोच रहा होता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी इतनी ज्यादा बीमार रहती थी, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे मसाज दिया जाता है बूढ़े औरतों को। और फिर वो मसाज देते देते उस लेडीज का तारीफ भी करने लग जाता है कि आप सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है अपनी उम्र में भी होते हुए। इस चीज को सुनने के बाद वो जो लेडी थी वो बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा फ्लर्टियस हो रहे हो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, आखिरकार तुम क्या सोचते हो स्कल्पिंग के बारे में। इस चीज को जैसे ही सुनता है ह्यून तो वो सोचता है कि ये सेम क्वेश्चन उस इंस्ट्रक्टर ने भी मुझसे पूछा था। जिस चीज को सुनने के बाद जो ह्यून था वो सेम आंसर चिपका देता है इस लेडी को भी, जिसको सुनने के बाद जो लेडी थी वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो आओ मेरे सामने बैठो। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि मुझे थोड़ा बहुत डाउट था कि तुम्हें कहीं रॉयल कोर्ट की तरफ से तो नहीं भेजा गया। तो जो ह्यून था वो बोलता है कि हाँ, मैंने भी सुना है कि जो रॉयल कोर्ट है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता इस चीज को बाहर निकलना,
और इसलिए वो सारे लोगों को एकदम शांत करवा देता है। फिर वो जो लेडी थी वो बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम मसाज करने में एक्सपर्ट हो, मेरा सारा दर्द तुमने एकदम हटा दिया, और अगर तुम एक स्पाई होते तो तुम सच में जैसे सुनते कि मैं स्कल्पिंग के बारे में कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तो तुम उसकी तारीफ करने लग जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो जो ह्यून था वो बोलता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं स्पाई नहीं हूँ। तो इस चीज को सुनने के बाद वो जो लेडी थी वो बोलती है कि ठीक है, तब मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी उसकी। फिर स्टोरी स्टार्ट होती है जिसका टाइटल होता है जबाव एंड द क्वीन हु लव्ड हिम एलेन। और फिर हमें पता चलता है कि जो लेजेंडरी मूनलाइट स्कल्पटर था जहाब, वो क्वीन एलिन के साथ ही सेम विलेज में रहा करता था जब वो दोनों बच्चे हुआ करते थे, और जैसे जैसे वो लोग बड़े हुए वैसे वैसे उन्हें प्यार होना शुरू हुआ एक दूसरे से। और जो क्वीन एलिन थी वो जहाब का बना हुआ जो स्कल्पर रहते थे वो हमेशा अपने साथ रखा करती थी, और उन्हें हमेशा से लगता था कि वो एक दिन जाके जहाब से मैरिज करेंगी। लेकिन जो फेट था वो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो आगे चल के क्वीन बन गई, और वो कितना भी चाहती इस चीज को वो रोक ही नहीं पाए। लेकिन उन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस जरूर बना था। जो जहाब था उसने प्रॉमिस किया था क्वीन को कि वो एक ऐसी चीज बनाएंगे जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल होगी सिर्फ उनके लिए। और फिर जो क्वीन थी वो समय बीतता गया और उन्होंने हमेशा इस प्रॉमिस को याद रखा। वो ईयर एंड मंथ पास होते रहे, लेकिन वो इस मोमेंट का इंतजार करते रहते थे कि कब जहाब आएगा और फिर उन्हें वो सरप्राइज देगा। और फिर एक दिन की बात है कि जो जहाब था वो वहाँ पे आ जाता है, और उसे जैसे ही देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जो जहाब था उसने स्कल्पिंग छोड़ दी थी, क्योंकि वो अब एक स्वॉर्ड्समैन बन गया था। इस चीज को देखने के बाद जो क्वीन थी वो सच में डिप्रेशन में चली जाती है। वो जहाब से मिलने के बाद बोलती है कि तुम भूल गए कि तुमने जो प्रॉमिस किया था मेरे से, वो प्रॉमिस मेरे लिए सब कुछ था। मैंने सोचा था कि तुम एक दिन मुझे चेंज कर दोगे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी समझ नहीं पाई कि तुम्हारा अंदर असलियत क्या है। और फिर इस चीज के दिन के बाद से वो डिप्रेशन में चली जाती है, और उसी समय जो असासिन थे दूसरे कंट्री के वो अटैक कर देते हैं। फिर जैसे ही असासिन्स अटैक करते हैं तो क्वीन को बचा के यहाँ से ले जाया जा रहा था, लेकिन क्वीन को जहाब की ज्यादा चिंता होती है। लेकिन जो जहाब था वो अपना तलवार निकालता है और आसमान में एक तेज अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो मून था वो पूरा तरीके से एकदम दिखना शुरू हो जाता है। और इस चीज को देख के सारे जो लोग रहते हैं वो भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और जो जहाब था वो बोलता है कि यही मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज बना रहा था। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं कि आखिरकार जहाब ने वो वर्ड्स क्या कहे थे, लेकिन जहाब जो था उसने प्रॉमिस अपना रखा और सबसे खूबसूरत तोहफा में से एक क्वीन को दिया। फिर हम लोग प्रेजेंट डे पे आ जाते हैं, और वो जो लेडी रहती है वो बोलती है कि उस चीज को कई साल बीत गए, लेकिन अभी भी मैं थोड़ी बहुत चीजें उस चीज का याद रखी हूँ, क्योंकि वो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल नाइट थी। और इस स्टोरी को सुनने के बाद जो ह्यून था वो बोलता है कि वाओ, ये कितने सही सुनने में लग रहा है एकदम। और फिर फाइनली जो क्वेस्ट थी वो पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी एकदम पॉपअप विंडो आनी शुरू हो जाती है, और लेवल अप शो करने लग जाता है ह्यून को। फिर एक पॉपअप विंडो सामने आता है जिसमें लिखा होता है प्रमोशन अवेलेबल। अब तुम प्रमोट हो सकते हो एक हिडन जॉब में जिसका नाम है मूनलाइट स्कल्पचर, और इस प्रमोशन को अगर तुम लोग ले लोगे तो ये एक स्पेशल स्किल होगी, लेकिन ये पब्लिक जॉब्स में यूज नहीं कर पाओगे। तो क्या तुम इसे लेना चाहते हो कि नहीं? फिर हमें बताया जाता है कि आखिरकार ये हिडन जॉब होता क्या है। बेसिकली इस वर्ल्ड में 3 बेसिक जॉब्स होते हैं, जो होता है एक वॉरियर, सॉर्सरर और स्लेरिक। लेकिन कुछ हिडन जॉब्स भी होते हैं जिसमें से माना जाता है मूनलाइट स्कल्पर, पैलेडिन और ब्लड आयरन ब्लैकस्मिथ। और इस सारे जो हिडन जॉब्स है उसे आप डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते हैं। इसको पाने के लिए आप लोग को एक स्पेशल क्वेस्ट को पार करना होगा, और वो सच में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है ढूंढना। और क्योंकि ये जो जॉब क्लास है वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम रेयर मानी जाती है, तो इसलिए इनकी बहुत ही ज्यादा एकदम डिमांड है पूरे मार्केट में। करीब 10,000 लोगों में से सिर्फ एक लोग को ही अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक हिडन जॉब को पा सके। इस चीज को देखने के बाद जो हमारा ह्यून रहता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैंने देख तो लिया, लेकिन ये जो मूनलाइट स्कल्पर है मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। इस चीज को सुनने के बाद जो गेन था उसे दोबारा से पूछता है कि तुम सच में श्योर हो कि तुम इसे नहीं लेना चाहते? तो जो ह्यून था वो बोलता है कि हाँ, मैंने सुना है कि स्कल्पिंग में इतना ज्यादा जॉब में पैसे भी नहीं है और इसे फन भी नहीं है बनाना, तो इसलिए मैं रिच तो नहीं बन पाऊंगा इसे लेके, इसलिए तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। और उसे बहुत ही बड़ा जो अपॉर्चुनिटी था नहीं मिल पाता, और वो सीधा उसे रिजेक्ट कर देता है। मुझे लगता है कि आगे चल के इस चीज को रिजेक्ट करने का बहुत ही ज्यादा अफसोस मनाएगा। फिर कुछ समय बीत जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो ह्यून था वो बैक टू इन द बिजनेस आ जाता है, और वो लगातार उस डमी डॉल को अटैक कर रहा होता है। सारे जो लोग रहते हैं वो एकदम शॉक्ड रहते हैं इस चीज को देख के कि कैसे ये जो आदमी है कोई एनपीसी ना होते हुए भी लगातार इतना ज्यादा अटैक करते रह रहा है। मुझे तो लगा था कि ये सच में जल्द ही बोर हो जाएगा, लेकिन ये आदमी बहुत ही ज्यादा एकदम संकल्प लेके आया है। फिर हमें बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे जो लेडी रहती है वो ह्यून को एक तोहफा देती है, जो तोहफे के अंदर होता है जादव का आर्टिफैक्ट, एक जो स्कल्पिंग स्वॉर्ड रहती है वो, और एक स्कल्पिंग नाइफ। इस चीज को देने के बाद वो जो लेडी थी वो बोलती है कि ये जो तोहफा था वो क्वीन के लिए था, लेकिन मैं उन्हें तो दे नहीं पाई, इसलिए मैं तुम्हें दे देती हूँ। तो इस चीज को देख के जो आदमी था वो बोलता है कि ये सारे जो आर्टिफैक्ट है वो जादव के हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा एकदम कीमती होंगे और इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन ये सारी चीजें वो मन में एकदम ख्याली पलाव बना ही रहा होता है। उतनी ही देर में जो लेडी होती है वो उसे टोक देती है और बोलती है कि अगर तुम इसे बेचने की कोशिश करोगे तो जो रॉयल नाइट है वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तो इस चीज को सुन के वो जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि सेल, अरे नहीं नहीं, मैं इसे बेचने नहीं वाला था। और फिर इस चीज को देख के वो जो लेडी थी वो बोलती है कि प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखना, और
अगर तुम स्कल्पिंग करना चाहते हो तो इस स्वॉर्ड में उस चीज का भी टैलेंट है। तो इस चीज को सुन के जो ह्यून था वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि क्या ऐसा सच में है। फिर वो जो लेडी थी वो बोलती है कि प्लीज जो जादव की लेगेसी है उसे आगे तुम बढ़ाना, और मैं सच में पसंद करूंगी आखिर उसके जो गाने थे वो सुनने के लिए। फिर जो ह्यून रहता है उसके सामने एक और क्वेस्ट आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि लेगेसी ऑफ जादव को कंटिन्यू करना है तुम्हें। जो जादव था वो उस रात में मारा नहीं गया था, वो बस कुछ दूर चला गया था अपने मास्टर करने के लिए आर्ट को, इसलिए तुम्हें जाना है उसके पास और उससे वो गाना सीखना है और फिर इन लेडी के सामने गाना है। और इसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो ए था, और इसकी जो कंडीशन थी उसमें ये था कि तुम्हें ये क्वेस्ट उससे पहले पूरा करना है जबकि ये लेडी मारी ना जाए, और तुम इसे बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकते। फिर सीन प्रेजेंट डे पे आ जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है ह्यून, वो लगातार अटैक कर ही रहा होता है उस डॉल पे अपने आप को लेवल अप करने के लिए, और वो फाइनली थक जाता है। और फिर वो सोचता है मन में कि फाइनली मैं 1 महीना तक ट्रेन करते रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे था तो लगातार ट्रेन ही कर रहा था, और मैं इस चीज से बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक्ड हूँ कि मुझे यहाँ पे फेम भी मिला है, पता नहीं कैसे। और अगल बगल पे लोग उसके बारे में बात करते हुए हमें दिखाई दिए जा रहे होते हैं, लेकिन ये सारी बात हो ही रही होती है कि उतने ही देर में जो ह्यून था उसके ऊपर एक आदमी अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन जो ह्यून था वो तुरंत ही अपने तलवार से उसके अटैक को रोक देता है। लेकिन वो जो आदमी था उसका जो तलवार था वो लोहे का था और ह्यून का लकड़ी का, इसलिए वो कट जाता है। इस चीज को देखने के बाद जो ह्यून था वो उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम सच में पागल हो क्या। तो जो आदमी था वो बोलता है कि ए तुम मुझे भूल गए, मैं पाइथन, तुम्हें याद नहीं कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, तुम्हारी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज्यादा अकड़ी हुई थी ट्रेनिंग के बाद, इसलिए मैंने सोचा कि उसे थोड़ा बहुत ढीला कर दूं। तो जो ह्यून था वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा जो लेवल है वो 280 है और तुम जैसे ही लोग जो होते हैं वो लो लेवल के लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। तो जो आदमी था वो गले लग जाता है ह्यून से और बोलता है कि अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतना ज्यादा मरे तो नहीं हो ना, तो फिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। मैंने सुना कि तुमने 4 हफ्ते की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, मैं सच में तुमसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूँ, और तुम्हें पता है कि तुमने बहुत सारे लोगों को एकदम इन्फ्लुएंस भी किया है इसके लिए। सारे जो लोग हैं तुम्हें देखने के बाद अब ट्रेनिंग करना शुरू कर दिए हैं, तुम्हारे वजह से जो लोग हैं उन्हें 1-2 पॉइंट की भी जो कीमत है वो समझ में आ रही है। वैसे 1-2 पॉइंट की उतनी ज्यादा कोई कीमत तो होती नहीं, लेकिन अगर तुम सेम लेवल के आदमी से लड़ोगे तो वो थोड़ा बहुत तुम्हें एडवांटेज देने की कोशिश करेगा। लेकिन जो ह्यून था वो बोलता है कि ये सारी चीजों को पाने के लिए सच में बहुत ज्यादा सर दर्द होता है। तो जो आदमी था वो बोलता है कि हाँ ये सच है कि तुम्हारे जैसा जो भी दृढ़ संकल्प है किसी और के पास नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और आदमी तुम्हारे जैसा सेम टू सेम खोज पाऊंगा। और फिर वो सामने एकदम जोरदार स्लैश दे मारता है अपने तलवार से, जिसका इम्पैक्ट देखते हैं हम लोग कि वो डमी को एक ही अटैक में 2 हिस्सों में बांट देता है। और फिर वो ये चीज करने के बाद बोलता है ह्यून को कि मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में हम लोग आगे जाके मिले और तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनो। तो इस चीज को सुन के जो ह्यून था वो बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ लेकिन तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे क्योंकि तुम्हारी जो वीकनेस है वो तुम्हें पीछे रख देगी। तो इस चीज को सुनने के बाद वो जो आदमी था वो थोड़ा बहुत एकदम खुश हो जाता है और फिर पीठ पे टपली देता है उसे और बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा फनी हो, चलो फिर ठीक है मैं तैयार हूँ उस समय के लिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ह्यून वहाँ से जाना शुरू करता है। तो जो ट्रेनर था वो ह्यून को बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाइथन है वो तुम्हें कुछ पसंद करने लगा है, और फिर वो एक तलवार जो होता है ह्यून को लोहे की वो दे देता है। इस चीज को देख के जो ह्यून था वो बोलता है कि आखिरकार ये क्या है। तो जो इंस्ट्रक्टर था वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो अब बहुत ही ज्यादा लोगों से एकदम भरा रहता है, और इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए ये तलवार दे रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारी तलवार तो टूटी गई है ना, तो ये रख सकते हो तुम। इस चीज को लेने के बाद जो ह्यून था वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है। फिर वो जो इंस्ट्रक्टर था वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा आगे बढ़ पाओगे, लेकिन एट लास्ट तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम प्राउड फील करवाया। फिर वो जो ह्यून था वो पूछता है उस आदमी से कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग मैंने की है बेसिक ट्रेनिंग वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में कितने लोगों ने किया है। वो जो इंस्ट्रक्टर था वो बोलता है कि मेरे हिसाब से कॉन्टिनेंट में सिर्फ और सिर्फ 3800 लोगों ने इसे कंप्लीट किया है। तो जो ह्यून था वो सोचता है मन में कि अच्छा तो वो सारे लोग हैं जो एकदम बहुत ही ज्यादा संकल्प वाले हैं, तो इनसे ही मेरी कंपटीशन है। फिर वो जो इंस्ट्रक्टर था वो एक बेल्ट भी देता है जिससे तलवार को ह्यून को कैरी करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। फिर जो ह्यून था वो बोलता है कि ये जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो तो बेसिक है ना, तो इसका मतलब है कि और भी एडवांस ट्रेनिंग ग्राउंड तो होंगे यहाँ पे। वो जो इंस्ट्रक्टर था वो बोलता है कि ऑफ कोर्स है, लेकिन मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं कि वो आखिरकार कहाँ है, क्योंकि इस गेम का जो कॉन्सेप्ट है कि जो भी बंदा उस ट्रेनिंग ग्राउंड को खोजेगा वही वहाँ पे ट्रेन कर पाएगा, इसलिए उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। फिर वो जो इंस्ट्रक्टर रहता है एक और क्वेस्ट देने की कोशिश करता है ह्यून को, जिसमें उसे एक एक्सपेडिशन टीम के साथ जाना होता है, जिसमें उन्हें एक केव के अंदर जाके बहुत सारे जो मॉन्स्टर है उसे खत्म करना होता है, जिसकी डिफिकल्टी सिर्फ ई होती है। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद जो ह्यून रहता है वो बहुत सारी चीजों को सोचना शुरू कर देता है कि कितने ज्यादा जो सोल्जर है कितने लेवल के होंगे, और वो जो अगर किंगडम के हैं तो कितना ज्यादा इजी पड़ेगा मुझे बहुत सारे एकदम अपॉर्चुनिटीज को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी ये सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद जो ह्यून था वो इस चीज को रिजेक्ट कर देता है। इस चीज को सुन के जो इंस्ट्रक्टर था वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है कि आखिर क्यों, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। तो जो ह्यून था वो बोलता है कि अरे इसका रीजन ये है कि मैं अभी तक जॉब क्लास में आया नहीं हूँ। तो जो इंस्ट्रक्टर था वो बोलता है हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो, वैसे भी अभी तुमने बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट की है, तो मैं थोड़ा लगता है कि ज्यादा ही तुम्हें दबाव दे रहा था। तो ठीक है तुम जाओ और जॉब ढूंढो, और जब तुम जॉब कंप्लीट कर लेते हो तब मेरे पास आना, मेरे पास बहुत सारे क्वेस्ट आते हैं तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। लेकिन हे क्या तुमने अभी तक सोचा है कि तुम कौन सा जॉब करने वाले हो। मुझे पता है कि तुमने अभी तक ये तक नहीं सोचा कि तुम कौन सा जॉब करने वाले हो।
वाले हो। तो जो ह्यून था वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार कौन सा जॉब करूं मैं। तो ये चीज को देखने के बाद वो जो इंस्ट्रक्टर था वो बोलता है कि मैं जानता ही था कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, तो चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं ह्यून को एक बहुत ही ज्यादा अजीब से किले के पास, जहाँ पे वो एक आदमी को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम होता है सेज रॉड्रियाज। और इंस्ट्रक्टर जो रहता है वो बोलता है कि सेज रॉड्रियाज को तुमने ढूंढना है, अगर तुम पहली बार में उसे ढूंढ नहीं पाए और तुम्हें भगा दिया गया तो वापस से तुम्हें उससे मिलने का चांस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और अगर तुम उससे मिल लिए तो वो पक्का तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब क्लास ढूंढ देगा और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। और फिर उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्टर था वो एक अपने पॉकेट में से फटी हुई सी रुमाल निकाल के बोलता है कि अगर तुम ये रुमाल उसे दिखाओगे तो वो जरूर तुम्हारी बात सुनेगा, क्योंकि नॉर्मली वो किसी से भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तुम ये रुमाल दे दिए तो वो तुम्हारी बातों को सीरियस थोड़ा लेना शुरू करेगा। फिर इस रुमाल को देखता है जैसे ही ह्यून, तो वो देखता है कि ये क्वीन एलिन की है और वो इस चीज को देख के सोचता है कि क्या ये क्वेस्ट कनेक्टेड है। और फिर इस चीज को सोचते हुए वो किले की तरफ बढ़ने लग जाता है उस सेज को ढूंढने के लिए। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है तो उसे जो गार्ड्स रहते हैं वो रोक लेते हैं और बोलते हैं कि हे यहीं पे रुको, आखिरकार तुम्हें क्या चीज यहाँ पे लेके आ गई है। वो जो ह्यून था वो बोलता है कि हेलो, मैं यहाँ पे बस आया हूँ सेज से मिलने के लिए, मेरे पास एक गिफ्ट है उनके लिए जो कि इंस्ट्रक्टर ने दिया है बेसिक ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे, और उन्होंने कहा है कि वो इस गिफ्ट को देना चाहते हैं सेज को। तो जो गार्ड थे वो सोचते हैं कि अच्छा इंस्ट्रक्टर ने इसे भेजा है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं फिर भी हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तुम्हारा जो सेज है वो किसी से भी मिलने के लिए तैयार नहीं है जिसके पास फेम ना हो। इस चीज को सुनने के बाद जो ह्यून था वो शॉक्ड होता है और बोलता है कि अरे यार, इंस्ट्रक्टर ने कहा था लेकिन फेम पॉइंट तो मेरे पास है ही नहीं। तो फिर वो जो गार्ड्स थे वो बोलते हैं कि देखो प्रॉब्लम हमें नहीं है, हमें जो बोला जाता है हम लोग वही करते हैं, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे जैसा जो आदमी है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है किंग जैसा आदमी, उससे मिलने दे तुम्हें ताकि तुम अपना जो इश्यूज है उससे रिजॉल्व कर सको। तो इस चीज को सुनने के बाद वो जो ह्यून था वो बोलता है कि अच्छा, तो इसका मतलब जो गेम की गाइड थी वो सही कह रही थी, मुझे फेम बढ़ाना ही होगा अगर मैं इधर उधर एंटर करना चाहता हूँ। तो फिर इस चीज को सोचने के बाद वो गार्ड्स को बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या तुम जानते हो कि आखिरकार कोई और तरीका अंदर जाने का। तो जो गार्ड था वो बोलता है कि देखो हम लोग इंस्ट्रक्टर को जानते हैं, उसने यहाँ तक कि हमें ट्रेन भी किया है जब हम लोग बहुत ही नए थे, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस है वो बिजनेस ही है, इसलिए हम लोग तुम्हारी कितनी भी अगर रिक्वेस्ट रहे उसे पूरा नहीं कर सकते, हम लोग रिक्वायरमेंट जब तक तुम मीट नहीं करते अंदर नहीं जाने देते तुम्हें। तो इस चीज को जैसे ही ह्यून सुनता है तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है चलो मैंने समझ गया। और फिर वो बोलता है कि तो इसका मतलब अगर मैं अंदर नहीं जाता हूँ तो मैं ठीक ही रहूंगा, है ना, तो चलो अगर ऐसा ही होने वाला है तो मुझे नहीं जाना अंदर। और फिर जो ह्यून रहता है वो बोल दिया होता है गार्ड्स को कि अगर मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो कोई मुसीबत की बात तो होगी ही नहीं, इसलिए मैं चलो बाहर ही वेट करता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो बैठ जाता है। इस चीज को जैसे ही गार्ड्स देखते हैं तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि हे आखिरकार ये क्या कर रहे हो तुम। तो जो ह्यून था वो बोलता है कि तुमने जैसा कि कहा कि बिना किसी ऑर्डर्स के मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन इसका तो कहीं प्रावधान नहीं है ना कि मैं बाहर बैठ भी नहीं सकता, वो कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ही ना, तभी मैं उनसे मिल लूंगा। इस चीज को देखने के बाद जो गार्ड्स रहते हैं वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा चीज उन्होंने कभी भी नहीं देखा है। और फिर आपस में वो बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुमने जो किया है वो अभी एकदम अनप्रिडिक्टेड था और हमें कभी भी इसके लिए गाइड किया नहीं गया है, तो इसलिए हम तुम्हें अलाउ करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा है कि जो सेज है वो अपने घर से बाहर आए और जबकि उन्हें पता चल जाए कि कोई उनका बाहर वेट कर रहा है तो वो तो और भी नहीं निकलते हैं। इस चीज को सुनने के बाद जो ह्यून रहता है वो बोलता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। और मन में जो ह्यून सोचने लगता है वैसे भी मैं रियल जिंदगी में हमेशा से वेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एकदम टैलेंटेड रहा हूँ, क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत सारी चीजों में वेट करते आया हूँ। इसी चीज को सोचते सोचते शाम हो जाती है और जो ह्यून रहता है वो आगे बैठा ही हुआ रहता है, लेकिन रात हो जाती है, सेज बाहर ही नहीं निकलता है। तो फाइनली जो ह्यून था वो वहाँ से उठ जाता है और अपना कमर चटकाते हुए बोलता है मुझे लगता है अब सेज जो है वो सीधा रात में तो निकलने वाला है नहीं, तो वो सो ही जाएगा, तो अब यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं, तो मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। फिर ह्यून फाइनली वहाँ से उठते हुए जाने लगता है और मन में सोचता है कि वैसे भी गेम की गाइड को पढ़ने के बाद मुझे एक चीज पता चली थी कि अगर हम लोग रात में हंटिंग करते हैं तो हमें 1.5 गुना ज्यादा एकदम बेनिफिट होगा। तो हो सकता है कि अगर मैं रात के समय इसको यूटिलाइज करूं और थोड़ा बहुत हंटिंग करूं तो मेरा जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस पॉइंट गैदर हो जाएगा। और वो इस चीज बोलते हुए तैयार हो जाता है हंटिंग करने के लिए, लेकिन इस चीज को देखने के बाद तुरंत ही वहाँ पे कुछ लड़कियों का ग्रुप आ जाता है और वो ह्यून को टोकते हुए बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम यहाँ पे नए हो। तो जो ह्यून था वो बोलता है कि हाँ मैं नया हूँ, लेकिन क्यों। तो वो ये चीज सुनने के बाद जो लड़कियां रहती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि ये तो सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्या तुम हमारे साथ हंटिंग पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो, हम सभी यहाँ पे न्यू ही हैं, तो अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो क्या पता हम लोग हंट अच्छे से कर पाए। इस ऑफर को सुनने के बाद जो ह्यून था वो थोड़ा बहुत एकदम मन में सोचने लगता है कि चलो देखा जाए आखिरकार मेरा कुछ फायदा होगा भी कि नहीं इनके ग्रुप को ज्वाइन करने से। और वो बहुत सारी चीजें एनालाइज करता है कि कितने सारे वॉरियर्स हैं और किस किस टाइप के वॉरियर्स हैं इनके ग्रुप में, और इस चीज को सोचने के बाद वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा। इस चीज को जैसे ही वो कंफर्म करता है तो जितनी भी लड़कियां रहती है उसमें बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड हो जाती है और उसे थैंक यू कहने लगती है। फिर फाइनली जितने भी ग्रुप के लोग रहते हैं वो एक एक करके अपने रैंक्स और अपना जो इंट्रोडक्शन है वो दिखाना शुरू करते हैं ह्यून के सामने। और जो ह्यून था वो सारी चीजों को देखता है, उन सभी के जो एवरेज रैंक्स थे
वो 6 के ही आसपास थे। फाइनली जो ह्यून था वो अपना इंट्रोडक्शन करता है तो वो बताता है कि वो सिर्फ 3 लेवल का है। तो इस चीज को सुनने के बाद जितने भी लोग रहते हैं उनका थोड़ा मुंह बन जाता है और मन में वो लोग सोचने लगते हैं कि सच में ये 3 लेवल का, इतना ज्यादा कम लेवल। और फिर ये सारे लोग एकदम थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में डिसाइड करने लगते हैं कि इतना कम लेवल का लोग को रखना अपने साथ सही होगा कि भी नहीं। ये सारी चीजें जैसे ही ह्यून देखता है तो वो समझ जाता है कि इन सारे लोग का मुंह बन चुका है उसका रैंक को सुनने के बाद, इसलिए वो खुद ही बोल देता है कि अगर इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज को सुनने के बाद वो सारे लोग थोड़ा एकदम माफी मांगते हैं ह्यून से और ह्यून वहां से चला जाता है। इस चीज की वजह से जो एक लड़की रहती है वो बोलती है कि यार मुझे बुरा लग रहा है, हमें पहले ही जो आदमी दिखा था हमें उससे नहीं पूछना चाहिए था। और इसी तरीके से इनके बीच में बहुत सारे डिस्कशन होने लग जाते हैं कि हमने सच में बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी अगर वो लो लेवल का है तो हमारे साथ रहेगा तो थोड़ा बहुत गाइडेंस के साथ वो सीख जाएगा और हो सके तो हम लोग उसे ट्रेन करेंगे तो वो आगे बढ़ भी सकता है। और इस चीज को डिसाइड जैसे ही वो लोग करते हैं तो तुरंत ही वो ह्यून को दोबारा से ज्वाइन करने के लिए बुला लेते हैं। और जो ह्यून था उसके मन में तो ये प्लान पहले से ही चल रहा था, वो जानता था कि इस चीज को जैसे ही वो करेगा तो सारे लोग के अंदर थोड़ा बहुत गिल्ट की भावना आ जाएगी और वैसा ही हुआ। और फिर फाइनली ये जो सारे ग्रुप होती है वो मिल जाते हैं आपस में झगड़ा करने के लिए, यानी कि हंटिंग, और आगे बढ़ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो सीन जहाँ पे जो ह्यून रहता है वो साक्षात एक वुल्फ के सामने खड़ा रहता है उसे हंट करने के लिए। और पीछे जितने भी टीम मेंबर्स रहते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि जो ह्यून है उसने खुद ब खुद रिक्वेस्ट किया है कि वो अकेले इस वुल्फ से लड़ना चाहता है, पता नहीं उसके आखिरकार मन में चल क्या रहा है। और वो आपस में बात करने लगते हैं कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो अकेला इतना लो लेवल होने के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट से तो लड़ नहीं सकता ना। और इस चीज को डिसाइड वो लोग करते हैं कि वो हेल्प करेंगे। और जो ह्यून था वो भी अटैक कर देता है वुल्फ पे, लेकिन जो वुल्फ था उसका एक छोटा सा पंजा लगते ही जो ह्यून के 10% एचपी थी वो गिर जाती है, जिसको देखने के बाद जो ह्यून था वो भी शॉक्ड रहता है कि आखिरकार इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है कोई वुल्फ। इस चीज को देखने के बाद जितने भी उसके टीम मेंबर रहते हैं वो तुरंत ही अटैक कर देते हैं वुल्फ के ऊपर। और जो वुल्फ था उसे जरा सा भी कुछ खरोच नहीं आ रहा होता है। और ये सारा दृश्य जैसे हो रहा होता है तो जो ह्यून था वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा हार्ड होने वाला है इस वुल्फ को हराना। जितने भी टीम मेंबर थे वो लगातार एकदम अटैक तो कर रहे होते हैं लेकिन जो वुल्फ था उसे खरोच तक नहीं आ रही होती है। वुल्फ बहुत ही ज्यादा एकदम ओवर पावर कर रहा था इन सभी को। इस चीज को देखने के बाद जो ह्यून था वो बोलता है कि तुम सभी एक काम करो, यहाँ से चले जाओ और अपनी लाइफ बचाओ, मैं अकेले इस वुल्फ को एंगेज करके रखूंगा जिससे तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे। और इस चीज को सुन के जो टीम मेंबर्स रहते हैं वो थोड़ा स्माइल करते हैं और ह्यून के अगल बगल खड़े हो जाते हैं कि उसका सपोर्ट करेंगे हम लोग। और ह्यून जो रहता है वो बोलता है कि तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा फुलिश हो, है ना, तुम लोग एक आदमी जो कि पहली बार ही तुमसे मिला है उसके लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो, लेकिन मुझे इस टाइप का सिचुएशन सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ह्यून अटैक करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है वुल्फ के ऊपर। और फिर जो ह्यून था वो पता नहीं कौन सा एक मार्शल आर्ट का टेक्निक ट्राई करने की कोशिश करने लग जाता है और अपने मन में सोचने के बाद वही वाला स्लाइस जो था वो ट्राई करता है उस वुल्फ के ऊपर। ह्यून के मन में लगातार बहुत सारी चीजें चल रही होती है जो कि उसके गुरुजी ने उसे सिखाया था कि किस तरीके से उन लोग को अपना मार्शल आर्ट को एक जगह एंगेज करके रखना होता है जब वो किसी पे अटैक कर रहे होते हैं। और देखते ही देखते जो ह्यून था वो आगे बढ़ते जा रहा होता है और वुल्फ से जैसे ही वो टकराता है वो एक जोरदार स्लैश वुल्फ के सिर पे कर देता है। और ये जो अटैक था वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि वुल्फ के ऊपर एक जोरदार क्रिटिकल अटैक अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनली वुल्फ को देखने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी हालत थोड़ी सी पतली हुई है। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे जो ह्यून था वो गेम का गाइड पढ़ते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार लीथल स्ट्राइक्स यानी कि क्रिटिकल हिट्स वो लोग कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग ओपोनेंट्स के वीक पॉइंट पे लगातार अटैक करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो एरिया बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर हो जाएगा और वो एक लीथल अटैक में बदल जाएगा। लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार अलग अलग क्रिएचर का कौन सा लीथल पॉइंट में मारने के लिए जगह हो सकता है वीक पॉइंट। तो ये एक गैम्बलिंग की तरह होगा कि हम लोग को डिसाइड करना होगा कि कहाँ हम लोग अटैक कर सकते हैं। और इस चीज को सोचने के बाद जो ह्यून था वो डिसाइड करता है कि वुल्फ के कहाँ लीथल पॉइंट्स होंगे और वो वहां पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि क्रिटिकल हिट 3 बार लग जाते हैं उस वुल्फ को। और ये अटैक इतना ज्यादा जोरदार हुआ था कि जो वुल्फ था वो फाइनली एकदम प्राण पखेड़ू उड़ा देता है अपनी। और फाइनली जो ह्यून था वो सांस लेता है और बोलता है कि लगता है मैं यहाँ इस बार जीत गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे मैं अगली बार अटैक करने के बाद ज्यादा देर तक रह पाऊंगा क्योंकि इस अटैक को मैं बार बार यूज नहीं कर सकता और वैसे भी इसने मेरी बहुत ज्यादा एचपी लूज करवा दी है। और फिर अचानक से जो ह्यून था उसके सामने बहुत सारे पॉपअप विंडो में नए नए अचीवमेंट खुलने शुरू हो जाता है कि यू हैव गेन्ड द लेवल, यू हैव अचीव्ड द स्वॉर्ड स्किल, यू हैव गेन्ड द स्कल्पिंग टेक्निक। और एक ऐसी टेक्निक मिल गई होती है ह्यून को जो कि उसके जो स्कल्पिंग ब्लेड मिला था उसे उसमें थोड़ी बहुत बेनिफिट कर सकती है, लेकिन क्योंकि उसका अभी माना बहुत ही ज्यादा कम है तो वो इसको यूज नहीं कर सकता है। और फिर फाइनली जो टीम मेंबर्स थे ह्यून के वो तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड होते हुए बोल रहे होते हैं कि मैंने सच में आज तक नहीं देखा कि कोई नया जो न्यू कमर था वो एक बड़े से वुल्फ को हरा दे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम कमाल के हो। और फिर उनकी टीम की जो हीलर थी वो ह्यून को हील करने लग जाती है। और फिर जो ह्यून था वो थोड़ा बहुत एकदम यहाँ शो ऑफ करता है और बोलता है कि अरे नहीं तुम सभी के बिना यहाँ पे वैसे भी ये चीज होने नहीं वाली थी, तो क्या हम लोग फिर से हंटिंग शुरू कर सकते हैं। तो इस चीज को सुनने के बाद जो ब्लू ड्रेस वाली लड़की रहती है वो थोड़ा एकदम चिंता व्यतीत करती है ह्यून के खिलाफ और बोलती है कि क्या तुम ठीक रहोगे अगर तुम दोबारा यहाँ पे
डरने जाओगे तो जो ह्यून था वो बोलता है कि अरे हाँ जरूर, मैं तो अभी भी ठीक ही हूँ, वैसे भी मुझे जल्द से जल्द लेवल अप करना है। फिर फाइनली जो सीन होता है वो रियल लाइफ में आ जाता है और जो ह्यून रहता है अपने फोन को देखते हुए कहीं मैप को फॉलो करते हुए जा रहा होता है और बोलता है कि वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा आजकल उस गेम को खेलने के लिए बिजी रहने लग गया हूँ, तो आखिरकार अब मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया जा रहा है। और हमें मैसेज दिखाया जाता है उसके फोन में, जो कि एक मेडिकल एग्जामिनेशन अलर्ट होता है। उसे बेसिकली एक साइकाइट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा था एक जगह पे, लेकिन वो मजबूरी थी अभी ह्यून की जाना वहाँ पे। अगर वो जाता नहीं तो फिर उस पर बहुत ही तगड़ा एकदम फाइन लगा दिया जाता, जो कि वो बियर नहीं कर सकता, इसलिए मजबूरी में उसे वहाँ जाना पड़ रहा होता है। और फिर फाइनली आगे चलते हुए वो पहुंच जाता है उस बड़े से हॉस्पिटल पे, जिस चीज को देख के वो सोचता है कि ये हॉस्पिटल तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन ऊपर देखते ही देखते जो ह्यून था उसको एक खिड़की के बाहर लड़की नजर आ जाती है, जिसको देखने के बाद ह्यून थोड़ा बहुत तो ब्लश करता ही है, क्योंकि वो लड़की थोड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ह्यून इतना ज्यादा खो गया था उस लड़की को देखने के लिए कि उसे ध्यान ही नहीं रहता है कि वो अभी रोड पे खड़ा है और तुरंत ही उसके बगल में से एक तेज से गाड़ी जाते हुए उसको डरा देती है और वो तुरंत ही एकदम हड़बड़ा जाता है उसको देखने के बाद। इसी चक्कर में जो लड़की थी वो वहाँ से चली जाती है और जो ह्यून था वो बोलता है कि लगता है वो चली गई, वैसे भी अब मुझे यहाँ काम खत्म करके जल्द से जल्द गेम में लौटना है। और फिर वो हॉस्पिटल के अंदर चले जाता है और फाइनली वो अपने जो साइकाइट्रिस्ट रहती है उसके कैबिन के बाहर पहुंच जाता है और फिर उसे एक कागज दिया जाता है जिसमें उसे बहुत सारी डिटेल्स उसके बारे में भरनी रहती है। और थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी जो साइकाइट्रिस्ट रहती है वो उसका कागज पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा एकदम हंस रही होती है। इस चीज को देखते हुए जो उसकी साइकाइट्रिस्ट की असिस्टेंट थी वो वहाँ पे आ जाती है और वो पूछती है कि आपको क्या हो गया अचानक। तो जो साइकाइट्रिस्ट थी उसे वो कागज देते हुए दिखाती है और बोलती है कि इसे देखो जरा। और हमें दिखाया जाता है कि जो ह्यून उसने बहुत सारे उठ पटांग आंसर्स लिखे हुए थे क्वेश्चन के। इस चीज को पढ़ने के बाद जो असिस्टेंट थी वो बोलती है कि क्या ये जोक कर रहा है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई सही दिमाग वाला इंसान इस तरीके के आंसर्स देगा। लेकिन जो साइकाइट्रिस्ट थी वो बोलती है कि नहीं नहीं, वो इंसान परफेक्टली नॉर्मल है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान ही होगा जो कि इस तरीके से दुनिया को देखेगा। तो फिर इस चीज को सुन के जो साइकाइट्रिस्ट की असिस्टेंट थी वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे आप अब क्या करिएगा। तो जो साइकाइट्रिस्ट थी वो बोलती है कि अब मैं ये अकेले नहीं पढ़ने वाली, मैं इसे जाके सुयून को दिखाऊंगी। मुझे लगता है कि वो इसको पढ़ने के बाद सच में थोड़ा बहुत हंसेगी। तो इस चीज को सुन के जो साइकाइट्रिस्ट की असिस्टेंट थी वो बोलती है कि सुयून आप ऐसा नहीं कर सकती, वैसे भी आप किसी के प्राइवेट डॉक्यूमेंट को किसी और को शो नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी जो साइकाइट्रिस्ट थी वो मानती नहीं है और बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, वैसे भी मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और वो वहां से चली जाती है उसे दिखाने के लिए। और इसी तरीके से वो कैबिन के बाहर पहुंच जाती है सुयून के, और वहां पे पहुंचने के बाद वो देखती है कि जो सुयून थी वो उसी गेम के कैबिन के अंदर घुसी हुई रहती है। और इसको देखने के बाद वो सोचती है अपने मन में कि पता नहीं सुयून, मैं कब तुम्हें हंसते हुए देखूंगी। फिर सीन दोबारा से गेम में आ जाता है जहाँ हम लोग देखते हैं कि जो रेगुलर टीममेट्स थे ह्यून के वो उसे मैसेज में पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार वो कहाँ है। तो जो बीट था यानी कि गेम नेम जो था हमारे ह्यून का, वो बोलता है कि अभी भी मैं वहीं सेज के घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। तो इस चीज को सुन के वो लोग बोलते हैं कि यार तू हमेशा वहीं पे क्यों बैठा हुआ रहता है, वैसे भी हम लोग रात के समय हंटिंग कर रहे हैं, तो क्या तू हमारे साथ आना चाहेगा। तो जो ह्यून था वो बोलता है कि ठीक है, वैसे भी रात में मैं फ्री रहता हूँ, तो हाँ मैं आ जाऊंगा। और ये सारे मैसेजिंग करते हुए दौरान जो ह्यून था वो बहुत सारे एकदम लकड़ी के पुतले भी बना रहा होता है जो कि भेड़िए के शेप के रहते हैं, और उसे वो फिनिश कर देता है बना के। और इस चीज को बनाने के बाद वो बोलता है कि तो इसी को कहते हैं स्कल्पिंग, है ना, वैसे भी ये उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, मैंने बहुत ही इजीली इसे बना लिया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने अपना स्कल्पिंग का स्किल को बढ़ाने के लिए एक स्टैट पॉइंट यूज कर लिया है, लेकिन ये मेरे थोड़ा हैंडीक्राफ्ट के जो टैलेंट है उसको इंक्रीज करेगा, तो कोई बात नहीं, आगे चल के अटैक में मुझे ये थोड़ा बहुत तो बेनिफिशियल होगा ही। और ये सारी चीजें वो सोच ही रहा होता है कि उतने ही देर में वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सारे जो पुतले हैं ह्यून ने बेचने के लिए ही रखे हैं, और वो पूछ डालते हैं कि क्या तुम इसे बेच रहे हो। तो जो ह्यून था वो थोड़ा इस चीज को सोचता है और बोलता है कि क्या फायदा, वैसे भी मैं इनको रखने तो नहीं वाला, तो वो बेचने के लिए हाँ कर देता है और बोलता है कि हाँ वैसे मैं बेचने वाला हूँ, और वो 2 उंगली दिखाता है। इस चीज को देख के वो सारी जो लड़कियां रहती है वो बोलती है कि क्या 2 सिल्वर कॉइन, कोई बात नहीं, और वो दोनों अपने अपने हिस्से का जो पुतले थे वो लेके चली जाती है। तो जो ह्यून था वो चीज देखने के बाद बोलता है कि मैंने तो 2 कॉपर कॉइन मांगा था लेकिन उन्होंने सिल्वर कॉइन दे दिया, यार मैं लगता है बहुत ही कम मांग रहा हूँ। और देखते देखते अगल बगल बहुत सारे लोग जो ह्यून थे उसके टैलेंट को अंदाजा रखते हुए उससे बहुत सारे जो पुतले थे वो मांगना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी जो भीड़ थी वो सेज के घर के आगे बन जाती है ह्यून से पुतले खरीदने के लिए। इस चीज को जो सेज था वो भी अपने खिड़की से देख रहा होता है और वो बोलता है कि हे, ये किस तरीके का लड़का है जो कि मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ है और भीड़ लगाया हुआ है, इसी की वजह से मैं बहुत समय से बाहर नहीं निकल पाया हूँ, क्या मैं अपने गार्ड्स को कहूँ कि इसे यहाँ से भगा दे। इस चीज को सोचने के बाद वो देखता है कि जो गार्ड्स है वो भी उससे वो पुतले खरीद रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे गार्ड्स भी हेल्पफुल होंगे इस चीज को हटाने के लिए। जो ह्यून था वो तुरंत ही इस चीज को नोटिस कर लेता है कि दूर से जो सेज है वो उसे देख रहे हैं, तो वो तुरंत ही मन में सोचता है कि चलो अब मेरे पास लास्ट चांस है, और वो उस हैंकरचीफ को अपने पॉकेट में से निकाल लेता है और फ्लॉन्ट करने लग जाता है। इस चीज को जो सेज था वो देख लेता है और एकदम शॉक्ड हो जाता है कि क्या ये वो चीज है। जो ह्यून था वो और भी ज्यादा चिढ़ाने के लिए सेज को उसी रुमाल के कपड़े से पोंछना शुरू कर देता है अपने मूर्तियों को, और जो सेज था वो दूर से देखते हुए सोच रहा होता
आता है मन में कि ये आदमी ये बेवकूफ है क्या, वो कपड़ा बहुत ही ज्यादा एकदम मूल्यवान है, उस चीज को आप किसी भी कितने भी पैसे लगा दो खरीद नहीं सकते हो, तो ये बेवकूफ उससे अपने मूर्तियों को पोंछ क्यों रहा है। और फाइनली जो ह्यून था वो अपना आखिरी दाव खेलता है, वो एक लड़की को उसी हैंकरचीफ को ऑफर कर देता है और बोलता है कि क्या आप मेरे को इस हैंकरचीफ के लिए भी कुछ पैसे दे सकते हैं। इस चीज को देखने के बाद जो सेज था उसकी सब्र की बांध टूट जाती है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि हे लड़के वहीं पर रुक जा। जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार सेज को क्या हो गया। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है शाम के समय ट्रेनिंग ग्राउंड पे, जहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो देख रहा होता है सारे लोगों को ट्रेनिंग करते हुए और बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रहा होता है कि सारे लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर वो आराम करने के लिए वहां से बढ़ जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके टिफिन पे कोई ना कोई आदमी हाथ मारने वाला है, तो तुरंत ही वो अपने हथियार को उस आदमी के ऊपर रख देता है और बोलता है कि हाउ डेयर यू। लेकिन वो असल में ह्यून होता है और ह्यून बोलता है उसे कि ए इंस्ट्रक्टर मैं हूँ ये, प्लीज शांत हो जाइए। तो जो इंस्ट्रक्टर था वो बोलता है कि अच्छा वीट तुम हो, अरे यार मैंने सोचा कोई और है। ये एक्शन इतना ज्यादा जल्दी हुआ था कि जो वीट था उसकी भी हालत एकदम खराब हो गई थी। दोस्तों यहाँ पे जो वीट है वो असल में हमारा मेन कैरेक्टर है ह्यून। फिर जो इंस्ट्रक्टर था वो पूछता है ह्यून से कि क्या तुम सेज रॉड्रियार्ड से मिले, और मुझे लग रहा है कि तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा एकदम भूखे हो। तो जो ह्यून था वो बोलता है कि हाँ मैं मिल लिया उनसे, लेकिन क्या तुम ये तलवार थोड़ी दूर रखोगे। फिर हमें सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ जो ह्यून था वो सेज रॉड्रियास से बोल दिया रहता है अपनी जो उसकी मुसीबत रहती है उसके बारे में। और इस चीज को सुन के जो रॉड्रियास था वो बोलता है कि अच्छा तो तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस से क्लास को तुम डिसाइड करना चाहते हो, है ना, तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कौन सा क्लास चूज करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना है, तुम मॉन्स्टर केव में जाओ और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारो, इतने ज्यादा मॉन्स्टर को मारो कि तुम अपने आप अपना जो एक क्लास है वो ऑब्टेन कर लोगे, मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ। लेकिन मन की बात कुछ और ही होती है रॉड्रियास की। वो मन में सोच रहा होता है कि तुम सच में इस फालतू सी एकदम छोटी सी बात के लिए यहाँ तक आ गए, तुमने मुझे बहुत ही दिन परेशान किया है, तुम्हें अगर इतनी सी बात थी तो तुम एकदम क्लास सेंटर में चले जाते ना। और फिर सीन दोबारा से वही इंस्ट्रक्टर के पास आ जाता है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर इस चीज को सुनने के बाद बोलता है कि अरे यार सच में मुझे लगा ही था कि तुमने रॉड्रियास को कैसे पा लिया, तुम सच में उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है ना। तो जो ह्यून था वो बोलता है कि वैसे भी ये बहुत ज्यादा इजी था, मुझे तो बाहर ही वेट करना था उनका। फिर जो इंस्ट्रक्टर था वो बोलता है कि तुम बहुत ही सही समय पे आए हो, जो तुम्हें केव में जाना है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कल ही वो खुलने वाली है, तो तुम आज चलो मेरे घर पे रेस्ट कर लो और फिर हम लोग चल देंगे कल वहाँ पे अटैक करने के लिए। तो इस चीज को सुन के जो ह्यून था वो बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए आखिरकार, रिलेशनशिप विद इंस्ट्रक्टर को बढ़ाना चाहिए या फिर मुझे पार्टी करके लेवल अप करना चाहिए। और इस सारी चीजों को एकदम जोर घटाव करने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो इंस्ट्रक्टर के साथ अभी रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देगा और वो रात के समय हंटिंग करेगा। और वो इंस्ट्रक्टर को बोल डालता है कि अभी मैं बिजी हूँ तो मुझे हंट करने जाना है और कल के लिए बहुत सारी तैयारी भी करनी है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो जो इंस्ट्रक्टर था वो बोलता है कि अच्छा ऐसी प्रॉब्लम है, वैसे मैं सोच रहा था कि मेरी जो बीवी थी वो एक बहुत ही बड़ा पिग बारबेक्यू बनाने वाली थी, तो मुझे लगा कि तुम उसे ट्राई करना चाहोगे। इस चीज को जैसे ही ध्यान में आता है ह्यून के तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि क्या होल पिग बारबेक्यू, और वो तुरंत एकदम छीन लेता है टिफिन को इंस्ट्रक्टर से और बोलता है कि अरे मैं वैसे भी प्लान कर रहा था आपकी वाइफ से मिलने के लिए, तो चलिए चलिए चलते हैं। फिर जो इंस्ट्रक्टर था वो फाइनली ह्यून को उसके घर पे ले आता है और फिर घर पे लाने के बाद जो इंस्ट्रक्टर था अपनी बीवी को बुलाता है कि हनी हम आ गए यहाँ पे फाइनली। और फिर उसकी बीवी का हमें शक्ल दिखाया जाता है और नाम होता है उसका सीयून। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा देखने में लग रहा है कि यही वो लड़की थी जो कि उस हॉस्पिटल में दूर में दिखी थी एकदम ह्यून को, इसलिए वो भी थोड़ा बहुत एकदम रिजेम्बलेंस खा रहा होता है इसे देख के और मन में सोच रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़की को मैंने कहीं ना कहीं देखा है। और उसके शक्ल को ही देखते हुए वो सीयून के एकदम सिर पे निशान पे ध्यान जाता है उसका, जो कि असल में होता है एक मर्डरर्स मार्क का। और इस चीज को देखते हुए वो जो था वो तुरंत ही एकदम डर जाता है, क्योंकि ये जो मर्डरर्स मार्क थे उन्हें ही लगता है जो कि गेम के अंदर किसी आदमी को हत्या किए हुए रहते हैं। और तुरंत ही वो एकदम अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है उसकी बीवी के ऊपर कि नहीं मुझे इस मर्डरर को खत्म कर देना है। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर था उसे रोक लेता है और जैसे ही नोटिस होता है ह्यून को कि इंस्ट्रक्टर उसे रोक रहा है तो उसे लग रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर प्लान बनाया था उसे खत्म करने के लिए। और वो बोल डालता है इंस्ट्रक्टर को कि आप अगर मुझे मारना ही चाहते थे तो आप पहले ही खत्म कर देते। तो इस चीज को सुन के जो इंस्ट्रक्टर था वो हंसने लग जाता है और बोलता है कि क्या तुमको मैं मारना चाहूंगा तो अकेले नहीं मार दूंगा क्या। तो जो ह्यून था वो भी सोचने लगता है कि हाँ वैसे भी इंस्ट्रक्टर का जो लेवल है वो 200 से ऊपर है, तो अगर मुझे मारना चाहते तो वो अकेले ही मार देते, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है कि सॉरी यार मेरी गलती है, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं यहाँ पे एक और आदमी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ तुमसे, जो जिसको मैंने आज डिनर के लिए इन्वाइट किया है। और ये जो लड़की थी वो असल में इंस्ट्रक्टर की बीवी नहीं थी। और फिर जो इंस्ट्रक्टर था वो इंट्रोड्यूस करता है सीयून से ह्यून को और वो बोलता है कि इसी की वजह से आजकल जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो बहुत सारे लोगों से भरा हुआ रहता है। लेकिन फिर भी जो ह्यून था वो थोड़ा बहुत एकदम डरा हुआ था इस लड़की को देख के और मन में सोच रहा होता है कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम डर लग रहा है इससे। फिर हमें सीयून के बारे में बताता है इंस्ट्रक्टर और बोलता है कि जो सीयून है वो भी तुम्हारी तरह अभी जस्ट बेसिक ट्रेनिंग स्कूल से ही निकली है और उसी रिलेशनशिप की वजह से वो हमेशा हफ्ते में एक दिन यहाँ पे आती है खाना खाने के लिए हम लोग के साथ। तो फिर जो
ह्यून था वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है लड़की के सामने कि हे मेरा नाम वीड है। लेकिन जो लड़की थी वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देती है और एकदम ऑकवर्ड साइलेंस यहाँ पे हो जाता है। तो इंस्ट्रक्टर था वो थोड़ा माहौल को एकदम ठंडा करता है और बोलता है कि अरे हाँ मैं भूल गया था, सियून जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम शाय है, इसलिए मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये जो लड़की है वो जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करती है, इसलिए वो किसी से बात नहीं करती है, और मैंने सोचा कि तुम बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छे इंसान हो, तो तुम अगर इससे थोड़ा बहुत घुले मिलोगे तो थोड़ा और अच्छा बात होगी। लेकिन इस चीज़ को सुन के जो ह्यून था वो मन में सोचता है कि अगर ये इतनी ज़्यादा शाय थी तो वो दूसरे लोगों को ख़त्म क्यों कर रही है, और यही सब बातें वो कर रहा होता है मन में अपने। लेकिन उतनी देर में वो देखता है कि इंस्ट्रक्टर खाना बनाने के लिए जा रहा होता है अपनी बीवी की हेल्प करने के लिए। तो जो ह्यून था वो भी उठ जाता है और बोलता है कि मेरे को अलाउ नहीं कर रहा अपना मन कि मैं यहीं पे बैठे बैठे देखते रहूं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा खाना बनाने के लिए। तो इस चीज को सुनने के बाद जो इंस्ट्रक्टर था वो बोलता है कि क्या तुम्हें खाना बनाने आता है? तो जो ह्यून था वो बोलता है कि हाँ मुझे खाना में थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, किचन क्या इस तरफ है। और वो आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन आगे उसे दिखाई देती है इंस्ट्रक्टर की बहुत ही खतरनाक एकदम बीवी, जो कि मॉन्स्टर की तरह लग रही थी, और उसके हाथ में एकदम चाकू था, चाकू या क्या इसे कहते हैं मैं भूल गया, तो ये था उसके हाथ में। तो इस चीज को देख के जो ह्यून था वो एकदम डर जाता है और मन में सोचता है कि क्या ये कोई राक्षस है। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर था तुरंत ही उससे जाके गले मिलता है और बोलता है कि हे मैं तुम्हें मिलवाना भूल गया, यही है मेरी बीवी, क्या ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नहीं? लेकिन जो ह्यून था वो बोलता है कि क्या खूबसूरत, तुमने कहीं ह्यूमन से शादी भी की है कि नहीं? तुमने पूछा है कि ये कहीं बीच तो नहीं है? ये बकलोल को थोड़ा बहुत भी एकदम डर लग गया। लेकिन सच में इंस्ट्रक्टर यार प्यार अंधा होता है दिखा दिया हम सभी को, और ये सच में बहुत ही बड़ा अंधड़ा है। बाइसेप्स ही देखो यार, ये लड़की के मैन यार इंस्ट्रक्टर से भी ज्यादा है। इंस्ट्रक्टर जो था वो ह्यून को बोलता है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी ट्राई किया मेरी बीवी पे लाइन मारने का तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या सोच के ये चीज बोल रहा है? सच में इसकी बीवी पे कौन लाइन मारने जाएगा? ह्यून तो बिल्कुल भी नहीं। और जो बीवी थी वो थोड़ा बहुत एकदम शर्माने लग जाती है और इनके बीच में बहुत ही ज्यादा एकदम ऑकवर्ड रोमांस होना शुरू हो जाता है। और जो ह्यून था वो एकदम देख नहीं पाता इस चीज को, इसलिए मुंह घुमा लेता है, और हम लोग भी नहीं देख पाएंगे इसलिए हम लोग भी मुंह घुमा लेते हैं। तो चलिए 2 सेकंड के लिए मुंह घुमा लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग पूरा का पूरा जो डिनर था तैयार होते हुए देखते हैं, और बारबेक्यू की तैयारी बाहर ही होती है, तो बारबेक्यू बाहर ही बनाए जा रहे होता है। वैसे मेरे को ये बारबेक्यू का कॉन्सेप्ट इंडिया में उतना ज़्यादा प्रचलित है नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि कैसे होता है। वैसे मैं बहुत सारे जगहों पे देखा हूँ कि जो उनका पार्क होता है वहाँ पे वो लोग खुल के एकदम खाना वाना बनाते हैं, आग में बारबेक्यू में तैयार करते हैं, और रात के समय डिनर भी किया करते हैं या दिन में भी किया करते हैं। सुनने में बहुत ही ज़्यादा एकदम फैसिनेटिंग लगता है ये चीज़। लेकिन क्या करें, बारबेक्यू में ज़्यादातर नॉनवेज ही बनाया जाता है, और नॉनवेज तो हम खाते नहीं, इसलिए कभी इंजॉय शायद से कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं। अबे साले। और क्योंकि जो ह्यून था वो भी थोड़ा बहुत एकदम सहायता कर रहा होता है खाना बनाने के लिए, तो जो इंस्ट्रक्टर की बीवी थी वो इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा अमेज होती है कि कोई लड़का इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है खाना बनाने में। तो वो उससे पूछ डालती है कि तुम इतने अच्छे कैसे हो खाना बनाने में? तो जो ह्यून था वो बोलता है कि क्योंकि मैं बचपन से इसके लिए ट्रेंड हूँ, बचपन से जितने भी मुसीबत के पल आए हैं मैंने खुद ही झेले हैं, क्योंकि घर में कोई नहीं रहता था, दादी बीमार रहती थी और एक मेरी बहन थी, तो मैं उसका ही देखभाल किया करता था खाना वाना बना के। जैसे ही खाना बना के ह्यून यहाँ तैयार कर देता है तो उसके ऊपर एक पॉपअप विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने खाना बनाने की स्किल अचीव की है। तो इस चीज को देखने के बाद जो ह्यून था वो बोलता है कि एक कुकिंग स्किल, वैसे भी ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, मेरे जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए कुकिंग स्किल को इतना नॉर्मल ही है। फिर फाइनली ये सारे लोग एकदम डिनर खाना शुरू कर देते हैं और लगातार एकदम रोमांस हो रहा होता है इंस्ट्रक्टर और उसकी बीवी के बीच में। लेकिन जो सियून थी वो देख रही होती है ह्यून को ही, और फिर समय बीत जाता है और बारबेक्यू एकदम खत्म हो जाता है और ह्यून जाने लग जाता है इंस्ट्रक्टर के थोड़ा सा घर के बाहर, जहाँ पे वो अपने सारे सामान निकाल लेता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो इस सारे सामान को क्या करे। उसे थोड़ा बहुत एकदम रिग्रेट हो रहा होता है कि ये बो कहीं उतना ज्यादा ताकतवर है भी कि नहीं, क्योंकि मैंने इसके लिए 1 गोल्ड कॉइन खर्च किए हैं। और फिर वो उसी बो को यूज करते हुए प्रैक्टिस करने लग जाता है कि क्या इसी तरीके से बो को यूज किया जाता है, और गलती से जो उसका बो था वो छूट जाता है और वो सीधा जाके लगता है सियून के बगल में, क्योंकि जो सियून थी वो भी उसी समय गेट खोलते हुए आ रही होती है बाहर, और बाल बाल जो सियून थी वो बच जाती है और ह्यून की तो हालत पस्त हो जाती है। और सियून को ये चीज देखने के बाद ऐसा लगता है कि ह्यून उसके ऊपर अटैक करता है और वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है ह्यून के ऊपर, और इसी के साथ ये जो चैप्टर था वो हो जाता है खत्म। दोस्तों अगर आपको हमारा ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होगा तो आप हमारे चैनल पे और भी चलते हुए सीरीज को वॉच आउट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारा जो बहुत ही बड़ा चैनल था वो अब डाउन हो चुका है यूट्यूब के कॉपीराइट टेक डाउन के बाद, इसलिए हम सभी को आपके सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तब तक के लिए बाय।